जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को मेरे मित्रों। आज मैं आपसे एक लंबी चर्चा करने जा रहा हूँ और लंबी चर्चा इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि समय ही ऐसा है कि आजकल जो बात कर रही हो अगर लंबी ना हो तो फिर सारी बात को कह पाना बड़ा मुश्किल होता है एक सीमित समय में। तो तो आपको मैं लिए चलता हूँ आज। पहले तो मैं आपको बताऊँगा कमर चीमा के सारे राज खोलूँगा आज, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। कल जब हम लाइव कर रहे थे, आपको याद होगा रात को, आप लोग बार-बार कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद का ज़िक्र कर रहा है कि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है। आपने देखा होगा कि कल से लेकर अब तक, बल्कि अब से कुछ देर पहले मुझे अभी भी चंदन ने भी बताया है कि शहबाज शरीफ की ट्वीट को रीट्वीट किया है ट्रंप ने, ये कि भाई वो वेलकम कर रहे हैं इस्लामाबाद की बातचीत में, कि भाई इस्लामाबाद तैयार है, ये है वो ड्रामेबाजी। हिंदी में एक शब्द होता है दोस्तों, हिंदी में एक शब्द होता है, बल्कि एक एक फ्रेज होती है, शब्द भी नहीं होता, बल्कि आप नाउन कह लीजिए, संज्ञा कह लीजिए उसको। उसको कहते हैं अंधकूप मंडूक। ये जो चीमा जैसे लोग हैं और जो इनकी सरकार है, ये है अंधकूप मंडूक। अंधे कुएं में बैठे हुए लोग हैं जिनको बाहर की दुनिया का न तो अंदाजा है और पता भी हो तो भी वो अपने उस अंधे कुएं में ही खुश हैं। वो वहीं बैठे रहना चाहते हैं। मैं आपको उसके उदाहरण भी दूंगा और आज तमाम बातचीत भी सुनाऊंगा। हम उस पर लंबी बातचीत भी करेंगे। उसके अलावा मुझे और भी इस जंग से और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों पर आपसे चर्चा करनी है। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं ऐसी जो शायद आपको थोड़ी सी हैरान भी करें। वो इसके किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। जरा देखिए, मैं आपको अक्सर ही कहता रहता हूँ, आपने देखा होगा, अनिरुद्ध भाई नमस्कार, आपने अक्सर सुना होगा मेरे मुंह से ये बात कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कोई पॉलिसी नहीं है और इज़राइल की पॉलिसी चलती है। जो कुछ इज़राइल करता है, उसको अमेरिका फ़ॉलो करता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये बात क्यों मैं कहता हूँ। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इज़राइली अमेरिका को कैसे देखते हैं, वो अमेरिकन्स को कैसे देखते हैं, उनका अमेरिका के बारे में जो ख़्याल है वो क्या है। मैं आपको आज वो भी दिखाऊँगा और अभी दिखाऊँगा, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले यही दिखाऊँगा। उससे पहले भी मुझे कुछ आपको दिखाना है, तो वो भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। पहले पहले ज़रा कुछ चीज़ आपको मैं शुरुआत करता हूँ दिखाने से। ज़रा एक अलमा दीजिए, मैं आपको अरे कहाँ गया? आया, ये रहा और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा आनंद लीजिए इसका जीवन से। ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनको, दोस्तों ये हैं ब्रिटिश पॉलिटिशियन। इनका नाम है जॉर्ज गॉलवे। जॉर्ज गॉलवे नाम से आप अगर अंदाजा लगा पाए, जो सरनेम है इनका गॉलवे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये गॉलवे गॉलवे आप जानते हो कहाँ है, आयरलैंड से आता है। तो बेसिकली इससे पता लगता है कि इनकी जो बैकग्राउंड है वो आयरिश बैकग्राउंड है। तो जरा इनकी सुनिए, ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जॉर्ज गॉलवे। ये क्या कह रहे हैं वेपन्स के बारे में, जो इस समय पे न्यूक्लियर वेपन्स की बातें हो रही हैं, और जो चाइना और रशिया का जो रोल है उसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, जरा सुने। Kinetically, short of a nuclear attack. I think if the US or Israel were to use nuclear weapons against Iran, then both Russia and China would have no choice really but to begin military involvement. समझ रहे हैं आप? अगर इज़राइल या अमेरिका में से कोई भी, एंड मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका कभी नहीं करेगा, वो इज़राइल ही करेगा जब करना होगा। अगर कोई न्यूक्लियर, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक है, वो जो लिमिटेड यील्ड वाले होते हैं, या ऐसा कुछ ईरान पर यूज़ होता है, तो इस ब्रिटिश पॉलिटिशियन का कहना है कि तुरंत रशिया और चाइना इस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। क्यों कूद पड़ेंगे, ये भी सुनिए। We wouldn't be expecting anything from the United Nations. We wouldn't be expecting anything from the international courts. We couldn't even count, frankly, on a couple of disapproving editorials in Western liberal newspapers. The Guardian would probably find a way to back it. So the only response would have to be kinetic. If a weapon that has not been used since 1945, August, and the lesson of Hiroshima and Nagasaki had been so unlearned that a nuclear weapon was used against Iran, that would change everything. But short of that, I don't expect either Russia or China to become involved kinetically. So, okay, there are other friends
of Iran. I don't. सो बेसिकली जो आइडिया है यहाँ पर, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि यूनाइटेड नेशन वगैरह से कोई उम्मीद है नहीं, मगर जिनसे उम्मीद है वो ये कि अगर आप देखें रशिया और चाइना को, तो वो तुरंत इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर उनको इस सारे मामले में। जरा देखिए, ये जो इजरायली है ना, जरा इजरायली जो कह रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं इनके बारे में, अपने अमेरिकियों के बारे में, कि वो अमेरिकन के बारे में क्या सोचते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड में, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा है वहां रहते हुए, तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता था। आज आपको मैं सबूत दे रहा हूँ। ये कार्ल्स टक्कर है जो बैक आपके लेफ्ट हैंड पे है, और सामने राइट हैंड पे जो है वो एक जो इजरायली है जो बैठे हैं, जो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक, तो इजरायली साहब वो क्या बता रहे हैं आपको, आप अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए, आनंद लीजिए, और मेरी उस बात को दाद दीजिए कि मैं आपको कब से ये बात बता रहा हूँ। सुनिए जरा। What is the view, would you say, of most Israelis now toward the United States? वो पूछ रहे हैं कि जो मेजोरिटी इजरायलीज हैं, वो आजकल जो हमारे अमेरिकी भाई हैं, अमेरिकियों के बारे में इजरायली क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। We love it. We admire it. We want to move there. And we think you are so childish and naive. Childish and naive. We think you are so childish and naive. आगे सुने। Why? Because this is what you are. है ना? उसने कहा क्यों ऐसा सोचते हैं, आप ऐसे हैं इसीलिए सोचते हैं कि आप चाइल्डिश भी हैं, नाइव भी हैं। अमेरिकी चाइल्डिश हैं, नाइव हैं। दिस इज व्हाट इजरायलीज थिंक अबाउट देम। सुनिए आगे। Okay, can you? I mean, I'm not sure I would disagree with you at all. What is the view, would you say, of most Israelis now toward the United States? We love it. We admire it. We want to move there. And we think you are so childish and naive. Why? Because this is what you are. Okay, can you? I mean, I'm not sure I would disagree with you at all. So, मित्रों, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इस सारे कलेज में। सो दिस इज हाउ इट इज। एनीवे, मैं इसको हटा देता हूं और फिर आपको जरा आगे चल के दिखाता हूं कि और गेम क्या चल रहे हैं। जरा सोचिए, तो आपसे मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के इस इन्वायरमेंट की, और ये सारी जो राम कहानियां चल रही हैं। जरा देखिए कि इनकी खुशी का अंदाजा, इस जो अंधकूप मंडूक हैं वो किस तरह की खुशी मना रहे हैं इस सारे के सारे खेल में। आए हम देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, मगर चर्चा लंबी है, जरा तैयारी से रहिएगा। ओके, ऑलराइट, चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जो है, दे आर वर्किंग एज ए मैसेंजर्स for a conversation or a dialogue between Iran and the United States. By the way, आप सुन रहे हो कुछ? इजिप्ट, टर्की, ये पाकिस्तान, ये क्या मर के they are working as a messengers, as a messengers। अंग्रेजी की टांग तोड़ के हाथ में देनी हो तो चीखों उठा दो, है कि नहीं? ये इनकी हालत है। बट खैर, अंग्रेजी को परे करिए, क्या लेना देना, बात सुनिए इनकी। And the process of de-escalation somewhere has started. ईरान और अमेरिका की जो सीनियर लीडरशिप है, दे आर टॉकिंग। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर अमेरिका की तरफ से, और फॉरेन मिनिस्टर अरागची जो हैं, ही इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फ्रॉम द इरानियन साइड। अब जरा सोचिए, वो भाई क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो अरागची है और जो IRGC, वो कह रहा है भाई हम कब शामिल हो गए, हमने कब बात की, हमने तो कोई बात ही नहीं की। वो मांग क्या रहे हैं दोस्तों? वो मांग रहे हैं $100 बिलियन मांग रहे हैं अगर बात करनी है। रिपेट्रिएशन मांग रहे हैं, वो अपने रिपेयर्स का मांग रहे हैं कि अपने, तो हमने जो हमारा नुकसान किया है उसके लिए $100 बिलियन दो। सो यू नो, चलने दो इनको यही गेम इनको खेलना है तो खेलो। देखो, सुनने में आया है कि इजरायली ऑफिशियल्स ने ये बात बताई है। ये क्या मुसीबत है ऋषभ, क्या करो? NYT reports Mohammed bin Salman is urging Trump to deploy ground forces to seize key Iranian energy sites and push for regime change in Tehran. लो जी,
मैं आपको पहले दिन से कहता था कि ये बंदा ये कर रहा है ना। इस बीच में से ये भी कहा कि नहीं 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 मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, अब ये रिपोर्ट हो रहा है ना। मुझे पहले दिन से मालूम था कि ये आदमी शामिल है और इसके मन में वो जो घृणा है वो मौजूद है। इसकी एक वीडियो मौजूद है जहां पर इसने खुद ये कहा है कि ईरान से हमारी हजारों साल की भैया, उनसे कोई सुलह नहीं हो सकती हमारी। सो दिस इज वेयर इट इज, ये सब आ रहा है। और फिर आप क्या करें, जेडी वेंस ट्रेवल्स टू पाकिस्तान फॉर ईरान नेगोशिएशंस जस्ट आवर्स आफ्टर टॉक्स विद बेंजामिन नेतन्याहू, लेट अस सी। क्योंकि भाई मेरे एक बात तो बताओ, जरा समझौता की कोई शर्तें भी बताए। एक दूसरी बात, आज भी इजराइल ईरान जो है, जो उसकी शर्तें पहले दिन थी आज भी वही शर्तें हैं। उसने 1 इंच भी ऊपर नीचे दाया बाया कुछ नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि एज ऑफ नाउ इस समय भी वहां पर हमले हो रहे हैं, आज भी ईरान पर हमले हुए हैं। तो ये कहा जाना कि ये जो सब कुछ चल रहा है, और ईरानियों को क्या पता नहीं है कि नेगोशिएशन के नाम पर 2 बार उन्होंने क्या नाटक किया है। और इसके अलावा कल नेतन्याहू की स्टेटमेंट मौजूद है, कल रात की। मेरे पास भी स्टेटमेंट मौजूद है लेकिन वो हिब्रू में है। मेरी मुसीबत ये है कि वो हिब्रू में है, मैं आपको प्ले कर सकता हूं, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो फैसला है ये अमेरिका का है, हमारा नहीं है, तो हम तो हमले जारी रखेंगे। बाय द वे, आज जो हमले किए गए हैं उसको लेकर भी अमेरिका ने सफाई दी है। क्या वो ठीक वही सफाई है जो मैंने कल रात आपको बताई थी कि भाई ट्रंप की स्टेटमेंट जरा गौर से देखो। ट्रंप ने ये कहा है कि हम एनर्जी इंस्टॉलेशन से हमले नहीं करेंगे, उसने ये नहीं कहा कि हम हमले नहीं करेंगे। तो आज नतीजा क्या हुआ है, आज ईरान और अमेरिका दोनों ने हमले किए, सॉरी इजराइल और अमेरिका दोनों ने हमले किए। और वो हमले क्यों किए हैं, उन्होंने कहा कि हमने कब हमले मना किए, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हम एनर्जी इंस्टॉलेशन से हमले नहीं करेंगे, वो हम नहीं कर रहे, बाकी जगह तो हमले जारी रहेंगे। और इजराइल तो किसी भी तरह से इसमें शामिल ही नहीं है। वो कहता है अमेरिका ने कहा है जो कहा है, हमने थोड़ी कहा है, हमारा उसमें क्या लेना देना, वी डोंट केयर अबाउट इट। ये सिंपल सी बात है। ओके ओके, देन हम आगे चलते हैं, इसकी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि there is a possibility of Iran America talks in Islamabad next week. That's a news. Iran America talks in Islamabad. A person Ghalibaf, जो कि IRGC का political head है, he's a very powerful person in Iran. There is a possibility he will be talking with the Americans in Islamabad. जरा सोचिए, और वो IRGC दिन में 3 बार स्टेटमेंट दे चुकी है। हमने कौन सी बात की भाई, हमने कोई बात नहीं करनी। उन्होंने बार बार ये कहा, ना हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं ना हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि IRGC हमारे यहां आ रही। कंफर्म कौन कर रहा है इनको, इजरायली कंफर्म कर रहे हैं। भाई जिसने आना है बात करने के लिए वो तो कंफर्म ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है हमने नहीं आना। कंफर्म कौन कर रहे हैं, वो 2 लोग जो अटैक कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये हालत है। एनीवे देखिए, और ये बात इजरायलियों ने कंफर्म की है टू द एक्सियस। और इफ दिस हैपेंस, दिस इज स्टोरी ऑफ द ईयर, स्टोरी ऑफ द डेकेड आप कह सकते हैं। कि इतनी बड़ी, इसलिए नहीं कि कोई ढंग का काम हो रहा है, ना ना ना। इस्लामाबाद पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक कार्ड प्ले कर रहा है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया है। जरा देखिए, बड़ी डील अगर पाकिस्तान करवाने में कामयाब हो जाए, इफ पाकिस्तान गेट्स सक्सेसफुल, कि इफ पाकिस्तान गेट सक्सेसफुल व्हाटएवर, ये डील हो जाए कि ईरान यूएस टॉक्स इस्लामाबाद में हो अगले हफ्ते, तो इट मींस दैट पाकिस्तान's diplomatic cards are the best. So far Pakistan is playing a very very important game. बहुत ही important. अच्छा, इंपॉर्टेंट रोल नहीं, इंपॉर्टेंट गेम। इंपॉर्टेंट रोल नहीं, इंपॉर्टेंट गेम। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है। इनके लिए सब खेल ही होता है। दे प्ले इट लाइक गेम। ये किसी की जान जा रही है, किसी कहीं वॉर चल रही है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। फॉर देम इट्स जस्ट अ गेम। इंपॉर्टेंट गेम जो है वो पाकिस्तान खेल लेगा। ये मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, उन्होंने तो ये कह दिया है ना कि जनाब मेरी ईरान के साथ जो डील है वो हो रही है। He spoke to the media, he had conversations with his team. उन्होंने आज, मैं भाई आपको दिखाऊंगा ये जो बातें कर रहे हैं ना कि ट्रंप ने क्या कहा है।
ट्रंप ने क्या क्या कहा है मैं वो सब आपको दिखाऊंगा। आई हैव लाइंड अप, मैं बिल्कुल लाइन अप कर रखा है सब कुछ आपको दिखाने के लिए कि ट्रंप ने क्या कहा है, क्या क्या कहा है, और आप देखकर हंसेंगे उसको। एक ट्वीट भी की थी और उन्होंने कहा भाईजान हम चाहते हैं कि बातचीत जो है वो हो जाए। अब वो बातचीत किस तरह की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अभी तक आ रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ईरानी साइड है वो इस बात पे खुश है कि अगर पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये डील हो जाए। ये रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब स्टेटमेंट नहीं आ रही है, स्टेटमेंट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं कह रहा है, ना 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 ना, खाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये दिस इज द वे दे गो अबाउट द न्यूज। मतलब आईआरजीसी बार बार कह रही है वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट, हमने कोई बात नहीं की, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, हमारा कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं ना ना ना, आईआरजीसी का जो पॉलिटिकल विंग का हेड है वो आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, ईरानी साइड खुश है, लो कर लो बात। मतलब ये बात ईरानियों को नहीं पता है, ये बात ईरानी लीडरशिप को नहीं पता है कि वो खुश है, इनको पता है कि हाँ नहीं नहीं ईरानी खुश है। चलो जो इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो दे कांट पिक इंडिया, दे कांट पिक सी देखा आपने, देखा इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया को नहीं चुना है, पाकिस्तान को चुना है। आप देख रहे हैं, आई मीन अपनी औकात से ज्यादा सोचना, अपनी औकात से ज्यादा अपने आप को आंकना, ये है इन लोगों की औकात। इसलिए मैं कहता हूं इनको अंधकूप मंडूक, ये है अंधकूप मंडूक। एनी अदर कंट्री दे आर पिकिंग पाकिस्तान। हाँ सो पाकिस्तान रिकॉग्नाइज कर लो बेटा, इतनी ही तुमको लगती है कि नेपाल की इजराइल तुम्हारा यार है और तुमको चुनता है इंडिया के ऊपर, तो तुम क्यों नहीं उसको रिकॉग्नाइज करके उसको गले लग लेते, या उसके पैरों में गिर जाते, या जूते चाट लेते, जो कि तुमको आता है बड़ी अच्छी तरह से। वो काम तुम ही लोग कर सकते हो। जो है इट्स गेटिंग रेलिवेंट एट द ग्लोबल स्टेज। क्या बात है, ये एक बहुत बड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं, दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा था, लो जी पाकिस्तान को ईरान जंग में जाना पड़ना है, लो जी पाकिस्तान ईरान के खिलाफ मिसाइल चलाएगा, लो जी पाकिस्तान है वो ईरान के खिलाफ अब हो गया, अब सऊदी अरब में हमारी फौजें बैठ गई हैं, अब पाकिस्तान के मिसाइल चलेंगे। सिचुएशन यहाँ तक थी ना, लोग तो यहाँ पे तैयार बैठे हुए थे, और लोग हमारे जो हमारे हमसाए में दोस्त हैं, हमारे यार, जो हमारे जिगरी यार हैं हमारे भारत के अंदर, वो तो इंतजार कर रहे थे जो है ना किसी तरीके कोई कटा खोल जाए बस। पाकिस्तान जो है ना वो उसकी वो दे वर वेरी इनटू द गेम। देख रहे हैं आप, दे वर इनटू द गेम। हम कौन सी गेम में भाई, हम हमारा कौन सा गेम? अबे लड़ो तुम, एग्रीमेंट तुम करो, सिक्योरिटी एग्रीमेंट तुम करो, जूते तुम मांगो, पैसे तुम मांगो, सब तुम्हारे काम है, हमारा क्या लेना देना इसमें। मगर मित्रों मैं आपको बताऊं, ये पुरानी जैसे इनकी क्रिकेट की टीम है ना, टाइम से पहले ही सेलिब्रेट कर लेती है, ये कमर चीमा जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी समय से पहले है। इन लोगों की खासियत यही है कि ये समय से पहले सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और बाद में बड़ा रोना पड़ता है, तो वही आप बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इनको खुश होने दीजिए, ऐसे ही जीवन चलता है पाकिस्तानियों का, जरा देखिए। ठीक है जी, अब इंडियन साइड क्या कह रही है, लो जी ट्रंप जो है वो उसने डिफीट मान ली, इंडियन मीडिया ने पिक करना शुरू कर दिया। सो देयर इज अ सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया जो ये समझते हैं कि ये जंग चलनी चाहिए ताकि ईरान को मजीद फेंटा लगे और जो इजरायली हैं वो ताकत में आए, और ये एक वो डोमेस्टिक भी उनको बड़ा सेलेबल पॉइंट है। अच्छा जब सोचो दोस्तों, इस बात का यार तुक निकालिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इजरायलियों ने इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान को पिक किया, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, इंडिया ने पाकिस्तान इजराइल की सपोर्ट करने के लिए जो है यहां ईरान को डाउन किया। जरा देख रहे हैं, अब इन बातों को जरा आप मिलाने की कोशिश करिए, आपको कहीं कोई तुक नजर आती है इनके आपस में? भाई अगर हम और इजराइल इतने नजदीक हैं कि हम ईरान को डाउन कर रहे हैं, तो भला मुझे बताइए इजराइल पाकिस्तान को पिक करेगा? मगर इजराइल पाकिस्तान को अगर पिक कर रहा है, इनकी बात मानी जाए, तो फिर इंडिया का उसमें क्या भूमिका है, इंडिया का क्या रोल है, और हमें क्या मतलब है उस लड़ाई से है या नहीं है, और हमें क्या फायदा अगर इजराइल ईरान में पावर में आता है, तो अगर वो पाकिस्तान को पिक कर रहा है तो यू सी डज दैट मेक एनी सेंस टू यू? मतलब कोई तुक आपको समझ में आती हो तो बताओ। ठीक है जी, और अब तो ट्रम्प ने ये भी कह दिया ना कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो ईरान और अमेरिका जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये उसकी विश हो सकती है, ये मैंने क्लिप बचा रखी है।
वो कह रहा है जो भी बनेगा नया आयतुल्ला, है ना। और मैं आपको कुछ उसके बाद उसने बातें कही हैं जो ये नहीं बता रहे हैं आपको, मैंने वो भी रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। जरा सोचिए, वो ये कह रहा है कि कौन उसको कंट्रोल करेगा, बोले जी हम करेंगे। फिर आगे वो कहता है दोनों मिलकर करेंगे, जो भी वहां नया आयतुल्ला आएगा उससे वो मिलकर हम जो है ना उसको कंट्रोल करेंगे। जरा बताइए, अमेरिका का यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या राइट बनता है जो वो आएगा? क्या राइट बनता है जो ईरान उसको यहाँ पे आने देगा? जरा कोई मुझे बताए, है कोई तुक? मगर इनका ये कहना है बेसिकली कि एज इफ कि यहाँ पर इनकी पसंदी का आदमी आ जाएगा, फिर हमारी एक किस्म से रिजीम होगी इसराइल में, सॉरी ईरान में, तो फिर हम मिलकर वहां पे सारे पे कब्जा करेंगे। दैट इज व्हाट इज ऑल ओवर। अनफेयर याद करिए, ये बात इसने कब क्या कही थी? ये वही आदमी है जिसने क्या कहा था, वेनेजुएला और ईरान का तेल मिलाकर दुनिया का 31% बनता है, भला उसको ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? कब्जा तो करना पड़ेगा ना। ये वही आदमी है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जनाब इवन के इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं जो कि बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे, और वो सारे वो कह रहे हैं जनाब अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया, वो इस चीज के नारे लगा रहे हैं। सो मैं तो इस जरा सोचिए, कल तक यही कमर सीमा क्या कह रहे थे, इंडिया में मीडिया एंटी ईरान नैरेटिव चला रहा है, प्रो इजराइल नैरेटिव चला रहा है। अब क्या कह रहे हैं, जरा देख रहे हैं आप, 24 घंटे में नैरेटिव बदल गया। कल से आज में चीमा का नैरेटिव बदल गया। कल तक कह रहे थे इंडिया का सारा मीडिया इजराइल की फेवर में बोल रहा है, ईरान के खिलाफ बोल रहा है। आज क्या कह रहे हैं, सारा इंडिया ईरान के लिए बोल रहा है और अमेरिका के अगेंस्ट बोल रहा है। दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई आई टेल यू, ये सारे का सारा जो गेम है ना, ये नैरेटिव का है। और ये आदमी प्योरली सिर्फ और सिर्फ अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बैठा हुआ है, वहां के गाने सुनाता रहता है इंडियंस को। और मैं इसीलिए इंडियंस को कहता हूं दिस मैन एक्चुअली शुड नॉट बी सीन, बिकॉज इसकी बकवास सुनने का मतलब है आप अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस होने का न सिर्फ मौका दे रहे हैं, बल्कि इसका एक और दूसरा खतरा ये कि आप इसको पैसे दे रहे हैं। अगर आप इसके एक अबरार को मना करते हैं कि हमारी टीम में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको मिलने वाले पैसे से वहां हथियार खरीदे जाते हैं, तो भैया कमर चीमा जैसे लोगों को भी जो पैसा मिलता है आपके यूट्यूब से, उससे भी वहां कोई आपके लिए बर्तन नहीं खरीदे जाते हैं। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। जरा देखिए, आगे चलिए। चीज को बहुत ज्यादा वो समझ रहा हूं कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की इसमें इन्वॉल्व है। अब अच्छा, मजे की बात यह है, मैं ये समझता था इस सारे एनालिसिस जो मुझे समझ आती थी, दी ओनली 2 कंट्रीज कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल जिनकी गारंटीज इंपॉर्टेंट होगी, एक रशिया और चाइना, जो अगर गारंटर के तौर पे हैं दे कैन प्ले रोल। लेकिन तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, तीनों के तीनों का ईरान के ऊपर भी, ईरान भी इन पे ट्रस्ट कर सकता है। एटलीस्ट तुर्की एंड पाकिस्तान पे तो ईरान बहुत करता है, इजिप्ट का भी यस ओके, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान पर ईरान बड़ा ट्रस्ट करता है, वो अलग बात है कि बीच में मिसाइल मार देता है और ये भी वहां पे अपने हवाई हमले कर देते हैं। इतना ट्रस्ट है कि बस पूछिए मत, इतना भाईचारा है कि मिसाइलें मारते हैं एक दूसरे पर, हवाई हमले करते हैं एक दूसरे पर, बड़ा ही भाईचारा है। ये बड़ा न जाने कौन सी किस्म का इस्लामी भाईचारा है जो बम और मिसाइल से नीचे होता ही नहीं। लेकिन और सबसे बढ़ के ये है कि तीनों के अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो स्टीव विटकॉफ के तो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात, दिस आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली। जी, हम जानते हैं ना, तुम्हारा होटल रूजवेल्ट उसके अंडर चला गया, तुम्हारी उसके बेटे की डील हो रही है तुम्हारे यहाँ पे, सो कॉल्ड वो जो भी रेयर अर्थ मिनरल के नाम पे जो भी था, वो जो पत्थर उथर तुमने दिखाए थे उसको, उसमें तो जाहिर है स्टीव विटकॉफ का तो ध्यान है ही, क्यों नहीं? Steve Witkoff has a very good relations with the Pakistan, और अभी पाकिस्तान के वजीर आजम की ईरानी प्रेसिडेंट से बात भी हुई है। सो पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इफेक्टिव डिप्लोमेसी ग्लोबल स्टेज पे। पाकिस्तान की और जो बात है वो चल रही है कि एटलीस्ट जनाब ये वो मुल्क है जो कि रोल प्ले कर रहा है। तो अमेरिका को ईरान, पाकिस्तान की जरूरत इस सेंस में है। द अमेरिकन्स आर थिंकिंग कि हमें पाकिस्तान की जरूरत इस सेंस तक है कि ये वो मुल्क है जो ईरान को जानता है, जो ईरान के करीब है, जो वो है। सो मैं अक्सर कहता हूँ जो वो है और अक्सर लोग भी हमारे पूछते हैं, हाँ जी क्या बनेगा पाकिस्तान का? भाई, पाकिस्तान इज ए नेबर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इज ए नेबर ऑफ चाइना, पाकिस्तान इज ए नेबर ऑफ ईरान, एंड पाकिस्तान इज ए नेबर ऑफ अफगानिस्तान। दी ओनली वन कंट्री विच इज नॉट एट दी अमेरिका के रडार में इस वक्त नहीं है, वो अफगानिस्तान है। बाकी तीनों के तीनों मुल्क अमेरिका के रडार में हैं, और उसमें और इंडिया, चाइना और ईरान।
भाई, there is a generational struggle of Americans against Iran and China, and दोनों पाकिस्तान के नेबर हैं. और सुनो जी, जनरेशनल स्ट्रगल मतलब अमेरिका की चाइना से जनरेशनल स्ट्रगल है. इस आदमी की बेवकूफियों की लिमिट देखिए. और है क्या, 2005 में कौन, 2002 में कौन लेकर गया था उसको WTO में? अमेरिका. मतलब ऐसी बेहतरीन जनरेशनल स्ट्रगल है कि चाइना को WTO में ले जाने वाला अमेरिका था. वहां पर जो कुछ आज चाइना कर पाया है दुनिया में, वो इसलिए कर पाया है क्योंकि अमेरिकन ने उसको सपोर्ट की उस टाइम पे. जब डिप्टी जो जो उस दिन आया था इनका, जो यहाँ आया हुआ था अपना डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ORF में, जब उस दिन बोल रहा था कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की, तो क्यों कह रहा था? क्योंकि उन्होंने चाइना को स्पेस दिया, चाइना के साथ दोस्ती रखी, चाइना को बड़ा बनाने में मदद की. यही तो बात थी ना. ये क्या कह रहे हैं? जनरेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट चाइना. भैया इनकी जनरेशन कोई 2-4 साल की होती है क्या? आई मीन पता नहीं. एनीवे, दूर के डिस्टेंट नेबर नहीं है, इमीडिएट, मतलब अभी है, बॉर्डर मिलता है एक्चुअल. तो ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है कि जिसमें ये पता चल रहा है कि जी पाकिस्तान जो है उसको उसका नाम आ रहा है, तो लोगों को तो बहुत सारी टेंशन हो गई है, क्योंकि सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स ये मान रहे हैं कि ईरानियन एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे. अच्छा, मजे की बात क्या है, इस सारे में जिसने मुलाकात करनी है वो कुछ नहीं बोल रहा है. वो ईरान कहीं नहीं आ रहा है बीच में. आई मीन माय ओनली सरप्राइज इज कि अच्छा, और इजराइल भी कहाँ खुल के आ रही बात? इजराइल से कोई बात निकल कर आ रही है बाहर? नहीं, रिपोर्ट है भाई साहब के पास, रिपोर्ट है. अच्छी बात है. इस हफ्ते की एंड में ये बातें इजरायली ऑफिशियल्स मान रहे हैं. क्या बात है. और ये जो समिट पाकिस्तान में होगी, समिट का मतलब पता है चीमा? समिट का मतलब पता क्या होता है बेवकूफ आदमी? समिट 2 कंट्रीज के टॉप लीडर्स में होती है. अगर नेतन्याहू और ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहा होता तो वो समिट होती है. नेतन्याहू अगर आता और या ट्रंप आता, वो समिट होती है. समिट का मतलब सीख ले पहले आदमी. यूएस वाइस प्रेसिडेंट वांस इज कमिंग. ये लो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो वैंस है वो आ रहा है, वो समिट हो गई. जैरेड कुशनर भी आ रहा है और वो भी आ रहे हैं. और आप देखें, इफ दिस हैपेंस, दिस इज अ मोमेंट फॉर पाकिस्तान. मैं आपको बात बताऊं दोस्त, इस ये मोमेंट ऐसा कवाड़ा होगा कि इजरायली अटैक हो रहा होगा जिसमें ये बात चल रही होगी. I know there are people who would like कि ये पाकिस्तान के अंदर, देखिए तुर्की के अंदर ये चीज होती ना तो उसके और ऑप्टिक्स है. तुर्की ये करवाता रहता है. तुर्की नेटो का हिस्सा है, तुर्की बड़े करीब है, ये है वो है. वो एक और सिनेरियो बनता था. पाकिस्तान वेरी क्लोज विद विद बीइंग नेबर ऑफ ईरान. अगर ये कर जाएं तो हम समझते हैं कि ये एक मतलब ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. मैं तो इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट समझता हूँ. और इसमें इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर इनटू द गेम. अब वो जिसे कहते हैं ना ये किस तरह से इजरायली ऑफिशियल्स आर इनटू द गेम, कैसे हैं, कोई समझाए मुझे एक बात बताओ दोस्तों. मतलब कोई लॉजिकल बात करने की बात कोई कीजिए ना. व्हाट इज इट दैट इजरायलीज आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? मान लीजिए कि सीज फायर हो गया, तो क्या इजराइल ने अपना तेल अवीव जो तोड़वाया है वो इसी दिन के लिए तोड़वाया है? अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज तोड़वाई हैं वो इसी दिन के लिए तोड़वाई हैं? डज एनीबडी नो इवन अ सिंगल बिट अबाउट इजराइल? आई मीन कुछ अंदाजा भी है कि इजराइल एज अ कंट्री है क्या? उनकी फिलॉसफी क्या है? वो सोचते कैसे हैं? इन्होंने क्या इजराइल को कोई पाकिस्तान समझ लिया है क्या? मतलब ये वो इजराइल है दोस्तों जो पाकिस्तान की पकड़, इनकी अमेरिका की पकड़ में नहीं आता है. इनको लग रहा है कि ये गधे घोड़े पकड़ लेंगे उनको. आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू नो, कि ये क्या बकवास कर रहे हैं. बट लेट इट बी. आई मीन जस्ट देखते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या निकल कर आता है. अमेरिकन की डिमांड जो है वो थोड़ी कम है. किस तरह की डिमांड होंगी और क्या डिमांड होंगी? अब वो कह रहे हैं कि जी हम उस लीडर, ट्रम्प कह रहे हैं मैं उस लीडर से बात कर रहा हूं कि हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर. मतलब अब वो पता नहीं किस किस से बात कर रहे हैं. देख रहे हैं मजे की बात क्या है. ट्रंप ने जानते हो क्या कहा है
कि मैं जिस लीडर से बात कर रहा हूं ईरान में, उसका नाम नहीं बताऊंगा, अगर नाम बताऊंगा तो मर जाएगा या मारा जाएगा। मुझे बताओ जरा दोस्तों, भला क्यों मारा जाएगा? अगर ईरानी बात करना चाह रहे हैं तुमसे, और कोई लीडर ईरान का तुमसे बात करना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली उसका नाम तो बाहर तुम्हें देना पड़ेगा ना, तभी तभी तो ईरान वाले तुमसे बात करेंगे। अगर नहीं दोगे और वो ईरान से बात करेगा, और मान लो कि बातचीत के ईरानी इतने खिलाफ है कि उसकी मौत का डर है, तो वो तो बातचीत के बाद भी मार देंगे उसको। है कि नहीं लॉजिकल बात? मगर वो नाम नहीं बता रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दिस इज ऑल थिएटर बीइंग प्लेड। ये सारा 5 दिन का नाटक किया जाएगा। नाटक इसलिए किया जाएगा कि दुनिया को लगे आहा पीस हो रही है, पीस हो रही है, पीस हो रही है। दीज ब्लडी पाकिस्तानीज आर प्लेइंग गेम इनटू इट। दे हैव अ रोल। वो होता है ना रोल प्ले, तो रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर, और यहां पर किसी भी वक्त आखिर में आके कलेश हो जाना है, आखिर में आके फिर हमले शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट। ये क्या है? ओ बहुत बढ़िया। तो लो, मेरी जो मैं आपको इतनी देर से चर्चा कर रहा था, आप देख लीजिए कि ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिकन हाई लेवल डेलीगेशन बिना किसी प्रोग्रेस के इस्लामाबाद से चले गए हैं। तो वही बात हुई जो मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा था, वो अब कंफर्म भी हो गई। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा था आपसे, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि भाई मेरे कम से कम चेक तो किया जाए कि ईरानी क्या कह रहे हैं। बात तो ईरानियों ने करनी है। पाकि वहां कितने उछलते उछलते कूदते रहे, इनको लग रहा होगा, पाकियों ने उनको एश्योर किया होगा पाकिस्तान अमेरिकन को कि हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, तुम आ जाओ। हो गया ना काम। दिस इज हाउ इट गोज। जेडी वेंस लीव्स पाकिस्तान फॉर टॉक्स विद ईरानियन ऑफिशियल। तो ये ऋषभ गुलाटी जी और सागर जो है, दोनों की बातें आपस में मिल नहीं रही। सर ये हमारे कर्नल साहब इन जनरल साहब को समझाएगा। यार भाड़ में जाए मेरी बला से, चूल्हे में जाए जनरल साहब और कूड़े में जाए कर्नल साहब। आई मीन व्हाट द हेल, व्हाट आई हैव टू डू? मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी समझ में नहीं आता है ना। ट्विटर पे लोगों ने गाली दे दी, हर जगह उनको बोल दिया है, बेशर्मी से भी अगर मरने जाते हैं तो मरे। हम क्या कर सकते हैं? हम खाली शर्म कर सकते हैं कि ये लोग कभी हमारी फौज का हिस्सा रहे। ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं? दैट्स इट। यू कांट डू मच अबाउट इट, यू नो। सब कुछ जिंदगी में हिंदुस्तानी फौज से मिला है इनको। ये न जाने कौन सा एजेंडा वहां चला रहे हैं। मतलब शक्ल इतनी उनको जरूरी है दिखानी पाकिस्तानियों को, मतलब दिख भी हिंदुस्तानियों को ही रहे। डीडी पे आते हैं, हर जगह आते हैं, लेकिन जिंदगी खराब है। मरे साले, मुझे क्या मतलब, कूड़े में ही रहने लायक है, रहे कूड़े में। मैं जिसकी क्या कर सकते हो इनको आप? मैं शर्म आती मैं तो। एनीवे जरा आगे देखिए कहानी की। तो आप देख सकते हैं, ये मुझे आप दोनों चेक करिए भैया, ऋषभ गुलाटी जी जो कह रहे हैं और सागर पंसार जी जो कह रहे हैं, ये दोनों खबरें आपस में मिल नहीं रही। ऑल्दो मैं सीरियसली मुझे लगता है कि ये बनने बनाने वाला या कुछ नहीं है, यू नो। क्या ये पाकिस्तान की बात हो रही है? ट्रंप ने कहा कि वी आर डीलिंग विद द मैन हु आई बिलीव इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड द लीडर। ओहो, मोस्ट रिस्पेक्टेड, मतलब इसका मतलब शहबाज शरीफ जो है मोस्ट रिस्पेक्टेड हो गया। शहबाज शरीफ मोस्ट रिस्पेक्टेड हो गया। और जरा सोचिए मित्रों कि वो साथ में ये भी तो कह रहा है जो नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो वो बंदा मारा जाएगा। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो मारा जाएगा, तो भाई वो तो फिर बातचीत के बाद भी मारा जाएगा, अगर ईरानियों को बातचीत इतनी बुरी लग रही है तो। सो यू नो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। एनीवे आगे देखते हैं। इट इज ए लिटिल था, और हम उस पे मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हैं, जो तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है वो ज्वाइंटली कंट्रोल हो रही है। बहुत और सारे मजे की बात दोस्तों सुन का कहना है, लो जी लीजिए, एक और सुन पाकिस्तान लीजिए, मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं। ईरान ने कह दिया है कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। ईरान कह रहा है हमको बिचौलों की जरूरत नहीं है, दलों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी दलों की। वो ये ईरान कह रहा है। वो क्या कह रहा है? ईरानी बड़े खुश है। मतलब किसी ईरानी ने खुशी जाहिर नहीं की, पाकिस्तानी मेरा में खुश हो जा रहे हैं। एनीवे चलिए, क्या कहा जाए, मतलब यू कांट आप एक सीमा से आगे कुछ नहीं कर सकते इनका। इन भाइयों ने ये जो है सो है, बस ये ऐसे ही रहेंगे। मैं आपको आगे इनकी कहानी जरा सुनाता हूँ, देखिए। कितों आ गया अल्लाह, पाकिस्तान की गेम है मैं उठी जा रही है, पाकिस्तान को क्या है, ये क्यों इन्होंने किया? अब वो कई लोगों को गुस्सा होगा कि जी इंडिया को क्यों नहीं पूछा जा रहा। The problem is India took a side with Israel. India is a partner of Israel. India is not a partner of Iran. अच्छा घोंचू आदमी, अगर इंडिया ने इजराइल की साइड ली है तो इजराइल पाकिस्तान को क्यों चुनेगा? भाई कम से कम यही सोच लो कि तुमने 2 मिनट पहले क्या बोला है कुछ?
यहाँ पे मोटे दिमाग में अकल शकल है? क्या बकवास कर रहे हो? अगर इंडिया इजराइल की साइड ले रहा है तो इजराइल पाकिस्तान को है को चुनेगा भले आदमी, ये तो बता। कार्टून। हमारा ये है कि हमें ईरान और अमेरिका दोनों काबिल कबूल करते हैं। हमने जो साइड ली है वो बड़ी क्लियर साइड ली है। हम इजराइल के साथ नहीं है। हम अच्छा। इजराइल के साथ नहीं है। इंडिया ने अमेरिका को खुश करने के लिए इंडिया जो है वो इजराइल के करीब हो गया। एंड दिस इज नॉट द केस इन पाकिस्तान के केस में ये चीज नहीं है। तो मतलब अब जरा सोचिए दोस्तों, अब हम अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं। और जरा ये तो बताओ कमर चीमा साहब, हमको अमेरिका की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो हम अमेरिका को खुश करेंगे? अगर हमें अमेरिका को खुश करना होता तो हम उनकी ट्रेड डील पे साइन करते हैं ना। हमने तो उनको ट्रेड डील से ही मना कर दिया, भगा दिया कि भाई जाओ पहले अपना सुप्रीम कोर्ट संभालो, वहां जाके बात करो, बाद में हमसे आके बात करना ट्रेड डील की। हमने अमेरिका, हमें ऐसी कौन सी मौत आ रही है अमेरिका के लिए कि जो हम अमेरिका से यारी करने बैठेंगे? सो टॉक सम सेंस मैन। आई मीन क्या करें? अब जो मेरे पास जो सारी की सारी जो खबर है, अब ये खबर मुझे मजा लिए। वैसे कहते हैं कि मैं खबरें नहीं देता हूं, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूं। अब क्या करें, मेरे पास खबर है। अब खबर है तो सोर्स नहीं बताएंगे, सोर्स कोई होगा नहीं, मेरे पास रिपोर्ट्स है, बस खत्म बात। ठीक वैसे ही जैसे निखिल गुप्ता थे ना, वो जो हमारे जिनको पकड़ा गया था अमेरिका में, इनके मुताबिक इलेक्शन से पहले वो जयशंकर जी के जहाज में बैठ के भारत आ चुके हैं। ये कह रहे थे, इन्होंने कहा था ना। वहां उस पर केस चल रहा है और रोज अदालत में पेश हो रहा है। शर्म नहीं आती है कि एक बार कभी उन्होंने कहा कि मैंने गलत जानकारी दी आपको या गलत इन्फॉर्मेशन दी? कंफर्म कर रहे थे कि मेरे तमाम लोगों ने मैं कंफर्म कर दिया अमेरिका से। सारी उस खबर में आप देखें कि जो ईरानियन मिलिट्री है वो कह रहे हैं जी प्रोवोकेशंस कर रही है गल्फ के अंदर। ठीक है जी। एक वो अब पहले टॉक्स इस्तांबुल से ओमान हुई, अब वो टॉक्स किधर आ गई? अब वो पाकिस्तान आ गई। ये लो, इस आदमी को यही नहीं पता इस्तांबुल में तो कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं। इस्तांबुल में कब बातचीत हुई भले आदमी? जो बातचीत हुई थी वो ओमान में हुई थी, ओमान से जेनेवा हुई थी, और जेनेवा से अब अगर कोई होती है तो होती है जो तुम बकवास कर रहे हो पाकिस्तान की। इस्तांबुल कब चला गया भाई मामला? और ओमान में जो बातचीत हुई थी उसके बाद जेनेवा में हुई थी। जेनेवा तुमको टर्की में, पागल आदमी। तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हमारे लिए ये चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमने पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी रिप्रोचमा कराया कि सऊदी अरब और ईरान के हालात इतने खराब ना हो कि हमें इस जंग का हिस्सा बनना पड़ जाए। ये कब हुआ भाई? ये तो सुना था कि सऊदी अरब और ईरान का रिप्रोचमा करवाया। तुमने धमकियां दी थी कि यार रखो हमारे पास एग्रीमेंट है सऊदी से, वो एग्रीमेंट रिप्रोचमा है। रिप्रोचमा का मतलब पता है क्या होता है? क्या आदमी है यार। क्योंकि हमें इसके डिफेंस में सऊदी अरब के जाना पड़ना था, याद रखिए। अभी कौन जाने जाना पड़े? इट वाज मैंडेटरी ऑन अस, हमें जाना पड़ना था। और हमने ये चीज ईरान को बताई थी कि वी आर इन अ सॉवरेन एग्रीमेंट। और मुझे ये लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समहाउ व्हेन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया साइंड दिस एग्रीमेंट, तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से एक एब्सोल्यूट साइलेंस थी, एब्सोल्यूट साइलेंस थी। और वो जो साइलेंस है वो ये चीज बताती है, वो साइलेंस जो है वो ये चीज बताती है कि दे न्यू कि सऊदी अरब के साथ जो बहुत करीब एग्रीमेंट्स हैं होगा पाकिस्तान का, इट विल हेल्प कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर एग्रेशन शो ना करेगा। तो इन रियलिटी क्या तो एक बात बताओ चीमा साहब, जब तुम्हारे एग्रीमेंट की वजह से ईरान को इतना डर लग जाता कि वो सऊदी अरब पे एग्रेशन नहीं शो करता, तो फिर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ वो एग्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि आपसे एग्रीमेंट करने के बाद में भागा भागा सऊदी अरेबिया ने जाके अमेरिका से भी वो एग्रीमेंट किया। ऐसा क्यों? इसका भी तो लॉजिक दो। सऊदी सिर्फ ये अमेरिकन सिर्फ ये चाहते थे कि सऊदी अरब बचा रहे। ये भी मैं आपको फूड फॉर थॉट दे के जा रहा हूँ। घंटे का फूड फॉर थॉट। ये भी मैं आपको फूड फॉर थॉट दे के जा रहा हूँ। इसको यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू अनर्थ दिस माइंडसेट। इस माइंडसेट को अनर्थ करना पड़ेगा कि ये क्या गेम है और ये किस तरह चीज हुई है। सोचो।
किस तरह चीज हुई है? अपने प्यारे दिमाग से सोचो। Interesting times, international Oh. politics में, a country like Pakistan, who is on IMF program, but at the global diplomatic stage, a country is performing, a deft diplomacy, हाय हाय, engaged in a deft diplomacy. Okay, we're keeping Iran happy, we're keeping Saudis happy, we're keeping Americans happy, we are keeping, Arabs happy. So अबे कंट्री है कि प्रोस्टिट्यूट है? हद हो गई यार। that's इसको हम बोलते हैं clever diplomacy, deft, ठीक है ना जनाब? So let's see वो क्या है। अब वो अमेरिका का वो जो गन बोट डिप्लोमेसी थी ना, अब वो उसका मैं देख रहे थे हम, फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिस्ट में देख रहा था, वो आया था जी, दिस इज एन अमेरिकाज गन बोट डिप्लोमेसी, era of American gun boat diplomacy is over, कि पाया उस तरह की डिप्लोमेसी नहीं चाहिए थी जिस तरह की पहले होती थी। समझ रहे हैं बात? जैसे पहले होती थी वो नहीं होती। अब वो सीनियर ईरानी ऑफिशियल से जो बातें हो रही हैं वो क्या होंगी? अब ये मैं बताऊं, जो जैरेड कुशनर की अगर जो ईरानियन पार्लियामेंट का स्पीकर है मोहम्मद बगैर गलिबाफ, ठीक है जी, अब मजे की बात है, ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता मैं उस लीडर का नाम लूं जो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहा है, क्योंकि वो मारा जा सकता है। इट मींस उसको इजराइल पे शक है कि इजराइल मार देगा। सुनने में आया कि जैसे ही ये बातें शुरू हुई हैं, इजराइलियों ने नया हमला कर दिया ईरान के ऊपर। आज ईरान के उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी मार दिया, क्योंकि इजरायली ये समझते हैं कि नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम कि हमें ईरान के जो वो है उनको भी उड़ा देना चाहिए। अब जरा सोचो, अगर इजराइल उनके बचे हुए लोगों को उड़ा रहा है तो जरा समझाओ तो सही कि ईरान कैसे बात करेगा। ये अपनी बातों को बार बार कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपनी बात को बार बार खुद ही काट रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आई मीन इस सब में आपको कहीं कोई लॉजिक नजर आ रहा है, कोई रैशनल नजर आ रहा है जिससे आपकी बातचीत तय हो गई है, जिससे आपको अगले हफ्ते जाके मिलना है, जब आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, पाकिस्तान चुन लिया है, मुझे बताइए फिर आप ईरान पर हमले क्यों करेंगे, प्रोवोक क्यों करेंगे उस कंट्री को जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, पीस करना चाह रहे हैं? है कोई तुक? आज दिन में जो हमले हुए ईरान पर वो क्यों हुए हैं अगर सब कुछ पीसफुली चलना है तो? आई एम टेलिंग यू दे आर जस्ट क्रिएटिंग नॉनसेंसिकल ड्रामा, नोबडी कैन बिलीव ऑन इट। 2 बार पहले ईरान बिलीव करके पिट चुका है, पिछले साल भी, इस साल भी। आई डोंट थिंक ईरानियंस आर दैट फूल कि वो तीसरी बार इन गेम में फंसेंगे। इन एनी केस किसी भी ईरानी ने अब तक ये नहीं कहा है कि ये बातचीत हो रही है। जो मरांडी साहब हैं, मरांडी साहब इज ऑन रिकॉर्ड, आज भी उन्होंने बात कही है कि वी आर नॉट टॉकिंग, एंड मरांडी साहब हैज बीन द चीफ नेगोशिएटर ऑन ईरान्स पार्ट। सो देयर यू आर। ईरान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जिनको इस वक्त बिल्कुल साइड दाएं बाएं पे हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड मेरा ख्याल है कि स्टीव विटकॉफ डज ट्रस्ट पाकिस्तान। ये मैं इसकी आपको बता तो सकता हूँ बैकग्राउंड क्या, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। सुनिए जरा, सुनिए ये ड्रामे को, ये सारा नौटंकी जरा सुनिए। बाएं पे हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एंड मेरा ख्याल है कि स्टीव विटकॉफ डज ट्रस्ट पाकिस्तान। ये मैं इसकी आपको बता तो सकता हूँ बैकग्राउंड क्या, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। ऐसे क्यों उसको बताने का रह गया है? क्या दुनिया जानती नहीं है कि स्टीव विटकॉफ जो है पाकिस्तान पे क्यों ट्रस्ट करता है? ड्रामे, ठीक है ना, मैं आपको बता तो सकता हूँ, नहीं मैं बता दिया, हमें पता है इसका बैकग्राउंड क्या है स्टीव विटकॉफ वाला। ना हमें पता है, आपको जिंदगी में बताएंगे। और माय जॉब इज टू डू एन एनालिसिस, नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है जनाब। Let's see. This is exactly what you're doing. You're only sharing the information without any background. कुछ नहीं होता है। Interesting times ahead. देखते हैं कि किस तरह क्या ये सारा चलता है। जी शुक्रिया। Get lost. ओके मित्रों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मतलब आपको कमेंट्स पहले देख लूं कि आप क्या कहने हैं सारे मुद्दे पर या नहीं, बट ये है मामला बड़ा ट्रिकी सा। आई डोंट नो कि मैं इसको और इस बारे में आपसे और क्या आपको जानकारी दूं, या मैं आपको ट्रंप की चीजें दिखाऊं कि वहां क्या चल रहा है। एनीवे लेट मी जस्ट ट्राई आउट कि
अरे वाह, क्या बात है! जिंदगी में पहली बार सुन रहा था ये दोस्तों। हॉलीवुड में धुरंधर गई हुई है और जो हॉलीवुड की फिल्म है वो धुरंधर से पीछे रह रही है, यानी धुरंधर नंबर 3 पे, हॉलीवुड की पिक्चर नंबर 4 पे। बनाने में कॉस्ट क्या आई है? 9.5 मिलियन की बनी है धुरंधर। सॉरी, कमाई कर ली है उसने इंडिया की धुरंधर ने 9.5 मिलियन डॉलर की, और जो अमेरिकन फिल्म है वो कमा रही है टोटल 9.1, यानी कि धुरंधर उससे ऊपर। क्या बात! तो मैंने कहा चलो आपको ये जानकारी भी दे दी जाए कि इतना कुछ हमारे यहाँ इस समय हो रहा है, और जलने वाले जलते रहे। ओ गॉड, पता नहीं मित्रों मैं क्या कहूँ। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं आजकल की प्रोग्राम कभी ना समझ नहीं आता कि क्या प्रोग्राम करो क्या ना करो। जैक सल्लिवन साहब कह रहे हैं कि just days before America started bombing Iran, Tehran put a massive peace proposal on the table in Geneva. The US negotiator simply did not understand and what they were being offered and bombed them anyways. मैं आपको सुना क्यों रहा हूँ? जैक सलिवन इनके सिक्योरिटी चीफ रहे हैं अमेरिकन के पिछले रिजीम में, बाइडेन के टाइम पे इंडिया आते रहे हैं, है ना। मैं आपको जरा दिखा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि अमेरिकन को पल्ले ही नहीं पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन को पल्ले नहीं पड़ा मेरे भाई। अमेरिकन को पल्ले नहीं पड़ा ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन को लड़ाई करनी थी, इजराइल के बिहाफ पे वहां पे हमला करना था, एंड दैट इज व्हाई उन्होंने वो किया। वहां कौन गया था? यही जैरेड कुशनर वहां गया हुआ था, यही स्टीव बिटकॉफ वहां गया था। इन्होंने ही ट्रंप को यह कहा था कि ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास इतना न्यूक्लियर है हम 11 बम बना सकते हैं, और हमला शुरू करवा दिया। जबकि वो ये कह रहे थे कि हमारे पास जो न्यूक्लियर है वो 11 बम के बराबर का है, लेकिन हम उसको डिग्रेड कर देते हैं ताकि हम अपने इस पीस प्रोसेस में आगे बढ़ पाए। और ये पेपर बाकायदा साइंड है दोनों साइड से। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको कंफर्म किया है, क्योंकि वो करवा रहे थे बातचीत जिनेवा में, और वो विटनेस की तरह से साइन हुए सारे पे। दिस इज हाउ स्टैंड। चलिए मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं सो दैट कि आप इसको खुद देख पाए कि ये बातचीत है क्या। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एक लम्हा दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आई मीन कमाल है दुनिया का ना। ये लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको और दिखाता हूँ कि ये क्या हुआ है। ये देखिए कहाँ है, ये रहा जी, देखिए जरा आप। comes back. And when Trump comes back, there is actually an opportunity to do a deal because he's the guy who pulled out. And just a few days before we started bombing Iran, the Iranians put a proposal on the table in Geneva. ये जैक सलिवन है, बाय द वे, मैं आपको नाम बता दूं जस्ट कंफर्मेशन के लिए। देखिए, that went a long way towards resolving the nuclear issue. And my understanding is that our side, our negotiators, simply didn't understand what they were being offered, and they ignored it and decided to go ahead and strike. Our guys didn't understand. Was it in Farsi? What? I don't. What do you mean they didn't understand? Like they didn't understand the Iranians negotiating code? Well, if you listen to the way that the Trump administration officials who were involved in this spoke about what the Iranians were proposing, there's a mismatch between that and what the mediators, the Omani mediators, said was actually on the table. Right. So I think it comes back. मैं इसलिए दोबारा दिखा रहा हूं दोस्तों इसको कि जरा गौर से देखिए ये बातचीत हुई क्या है। और यही वो बात है जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये लोग बेवकूफी कर रहे हैं। ये लोग बेवकूफी किया, जानबूझ के किया इन्होंने। ये जो एंकर है जो पूछ रहा है कि भाई इसका क्या मतलब है कि डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये बात सही है। अंग्रेजी में डिस्कशन हो रही है, अंग्रेजी में आप कागज पे साइन कर रहे हैं, आपके देश की भाषा अंग्रेजी है। भाई ऐसा क्या है कि जो क्वेश्चन में नहीं आ रहा, उसमें हर आदमी समझ पा रहा है। देखिए, And when Trump comes back, there is actually an opportunity to do a deal because he's the guy who pulled out. And just a few days before we started bombing Iran, the Iranians put a proposal on the table in Geneva that went a long way towards resolving the nuclear issue. And my understanding is that our side, our negotiators, simply didn't understand what they were being offered, and they ignored it and decided to go ahead and strike. Our guys didn't understand. Was it in Farsi? What? I don't. What do you mean they didn't understand? Like they didn't understand the Iranians negotiating code? If you listen to the way that the Trump administration officials who were involved in this spoke about what the Iranians were proposing, there's a mismatch between that and what the mediators, the Omani mediators, said was actually on the table. Right. So I think Trump comes back. And when Trump comes back,
सो देविया, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं फिर, है ना? मैं इसको जरा हटा देता हूँ आपकी स्क्रीन से ताकि हम अपनी बातचीत को आगे कर पाए। जस्ट अ सेकंड, ये लीजिए, ये हुआ। ओके, नाउ सो मित्रों, अब मैं ले चलता हूं आपको अपनी बात के दूसरे हिस्से में, और वो क्या है? दरअसल हम बात करेंगे इस समय पर कुछ बातों को देखिए, चलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले तो रिक्वेस्ट आपसे ये है, और फिर मैं आपको इस कहानी की शुरुआत करता हूं। देखिए, ये जो अब बातचीत करने जा रहा हूं मैं, कुछ ये पर्सनल है, कुछ ग्लोबल है। एक तरफ देखिए ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग है, और दूसरी तरफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट, और बीच में फंसा है आपका अपना घर का गैस का सिलेंडर, आपका अपना पेट्रोल पंप, और भारत की पूरी इकोनॉमी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो हम बात क्या करेंगे दोस्तों? ये तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान की जो मीडिएशन वाला किस्सा था। फिर आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है, एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असली खतरा जो है वो कितना है, भारत ने कैसे 2 एलपीजी के जहाजों को कल निकाला है, जिसका आप लोगों ने चर्चा की थी जब हम लोग लाइव थे, वो कैसे से निकालकर हम यहां तक लाए हैं उसको, और फिर पाकिस्तान का जो मीडिएशन वाला रोल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब हम ये देखेंगे, समझेंगे कि अगले 30 दिन से 60 दिन में, 30 से 60 दिन में आपके घर के बजट और भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर हो सकता है। और हाँ, ये भी जरूर आप भी कमेंट में लिखिएगा कि एलपीजी और पेट्रोल के प्राइस में आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि नॉर्मल रहेगा, महंगा रहेगा, या बहुत महंगा होने वाला है। अब चलिए बात शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझ लेते हैं। ये ओमान और ईरान की पतली जलडमरू मध्य है, मैं आपको पहले बता रखा है, जो कि फारस की खाड़ी को, यानी पर्शियन को, अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ती है। ओके, दुनिया का जो करीब एक चौथाई आप मान लीजिए, लगभग एक चौथाई जो समुद्री क्रूड ऑयल है, वो बड़ा हिस्सा, और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी पटरी से निकलता है। और अगर आप दुनिया का नक्शा खोलेंगे तो ग्लोबल एनर्जी की जिगर की नस भी यहीं से गुजरती है, इसी को कहा जाता है। ये क्यों क्रिटिकल है भारत के लिए? भारत का जो एलपीजी का करीब 60% है, हम अपना एलपीजी का 60% जो है वो इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। उसमें से 90% से ज्यादा 4 देशों से आता है, सऊदी से, यूएई से, कतर से, कुवैत से, और वो सब का सब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो व्यवहारिक रूप से आप देखिएगा तो हमारे घर का सिलेंडर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, यूं कह सकते हैं इस बात को। अब सोचिए, जिस रास्ते से रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल, 2 करोड़ बैरल तेल और गैस गुजरता हो, अगर वही चौक पॉइंट किसी एक देश ने वहां पे बारूदी सुरंग ला दी हो, तो फिर क्या होगा? आज हम दरअसल उसी जगह पर खड़े हैं। आते हैं जंग पर। फरवरी के आखिर में 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हैवी एयर स्ट्राइक्स किए, मिसाइलों से हमले किए, मिलिट्री बेस उड़ाए, मिसाइल साइट्स उड़ाई, और कुछ न्यूक्लियर लोकेशंस पे भी हमले किए। अब सबके सब पर टारगेट बन रहे हैं, सबके सब टारगेट बने हुए हैं। जवाब में ईरान ने क्या कहा कि ठीक है जी, आप हमारी जमीन पे हमला करेंगे, हम आपके लिए समुद्र बंद कर देंगे। और फिर ये हॉर्मुज वाला कार्ड आया। अब कोई लोग आपसे ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो किस्सा है, ये अमेरिका को इसका अंदाजा नहीं था। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं एक खतरनाक वीडियो, जरा गौर से देखिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ, ये सुनिए। And about the closure of the state. मैं इसको शुरू से चला रहा हूं वीडियो को, अब जरा गौर से देखिए। ये पूछ रहे हैं कि क्या, अमेरिका का एंकर है जो पूछ रहा है कि भाई क्या हमको अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा? तो उसके बदले में जो एक्सपर्ट्स हैं बता रहे हैं आपको, जरा सुनिए। और ये मैकमास्टर है, बाय द वे, ये अमेरिकी जनरल है, इनका नाम मैकमास्टर है, जो आपको खबर दे रहे हैं, इसलिए आप सीरियसली लीजिएगा इसे। देखिए, मैं चला रहा हूं। General, isn't Iran's potential control of the Strait of Hormuz, wasn't that the most obvious card they had to play here? Why is it that it seems that the U.S. was not prepared for this? है ना, कि भाई क्या ये पहले से अंदाजा नहीं था कि ये जो ईरान है ये वाला कार्ड खेलेगा? और अगर ये पता था कि खेलेगा तो हम इतने अनप्रिपेयर्ड क्यों नजर आते हैं, क्यों हैरान नजर आते हैं? जरा देखिए। Well, Adrian, we actually were prepared for it. I don't know where this. वो कह रहे हैं ये नोशन कहां से आ रहा है कि हम तैयार नहीं थे? दैट मींस कि हॉर्मुज के बंद होने के लिए वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका तैयार था। अब जरा गौर से सुनिए। Narrative came out that it was a big surprise. I mean, we do an annual exercise with up to 30 countries and about the closure of the Strait of Hormuz and how to reopen it. And so what you're seeing in the campaign now, and I think this is really important to understand, is a continuation of the joint, the combined force of the U.S. and Israel
prioritizing the missile and the drone capabilities, including their manufacturing capabilities, including their ability to reconstitute their missiles and drones with support from Russia and China. There are a couple of ships. आप सुनिए, वो कह रहा है कि रशिया और चाइना के सपोर्ट से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है इजराइल की मिसाइल पावर को। ठीक है, जरा गौर सुनिए लड़ाई कहां जा रही है। वो कह रहे हैं हमको अंदाजा था हॉर्मुज का, और इस समय पर ईरान की जो ताकत है मिसाइल्स वाली, उसको रशिया और चाइना मिलकर तैयार कर रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब ये कमर सीमा की सारी बातों को आप देखेंगे ना, तो आपको इससे कुछ तुक नजर नहीं आएगा ये बात क्या हो रही है। अब जरा सुनिए, ये बात आ गई कि अमेरिका और चाइना के सपोर्ट से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है मिसाइल पावर का ईरान की। ये कह रहा है कौन? जनरल मैकमास्टर, अमेरिका का जनरल। आगे सुने। Sailing right now with solid fuel from China. I don't think they're going to make it to Iran. सॉलिड फ्यूल जा रहा है यहां पर ईरान के लिए। मैं आपको हल्का सा पीछे करके दिखाता हूं। वो कह रहा है कि सॉलिड फ्यूल जा रहा है मिसाइलों के लिए, ईरान रास्ते में है, और वो कह रहा है मैं श्योर नहीं हूं कि वो ईरान तक पहुंच पाएगा। सुनिए दोबारा से। China, I don't think they're going to make it to Iran. And you saw the IDF in the last 24-48 hours. जरा सुनिए, पिछले 24 से 48 घंटे में आईडीएफ यानी कि ईरान की डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ जो है वो क्या कर रही है? आगे सुनिए, मैं दोबारा चला दूंगा पूरी वीडियो को। Striking ships in the Caspian Sea, the far रशियन शिप्स जो फ्यूल लेकर जा रही हैं ईरानियन मिसाइल्स के लिए, उनको कैस्पियन सी में इजरायली आर्मी निशाना बना रही है। ये कह रहे हैं जनरल मैकमास्टर कि पिछले 24 से 48 घंटे में इजरायली फोर्सेस रशियन शिप्स को कैस्पियन सी में निशाना बना रही हैं। ये है जो मैं आपको कह रहा हूं, युद्ध के तमाम धुएं के बीच में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और ये है वो खतरा जो दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। अननेसेसरीली इस समय पर रशियन शिप्स को अगर आप मार रहे हैं तो आप दुनिया को किस खतरे में धकेल रहे हैं, जरा इसका अंदाजा लगाइए। मैं वीडियो को दोबारा चला के दिखाऊंगा ताकि आप एक लॉ में सुन पाए, लेकिन फिर भी आगे सुनिए। north of Iran because Russia was striking ships in the Caspian Sea, the far north of Iran because Russia was smuggling drones into Iran to reconstitute. Russia was smuggling these into Iran to reconstitute the missiles power. सुनिए their capabilities. ये हुआ किस्सा। ओके, अब जरा इसको दोबारा से मैं एक फ्लो में आपको सुनाता हूं ताकि आप खुद समझ पाए प्रॉपर अंग्रेजी में। मैंने इसलिए कहा कि जिन दोस्तों को इंग्लिश में न समझ में आए मैं बता दूं। लीजिए अब सुनिए। General, isn't Iran's potential control of the Strait of Hormuz, wasn't that the most obvious card they had to play here? Why is it that it seems that the U.S. was not prepared for this? Well, Adrian, we actually were prepared for it. I don't know where this narrative came out that it was a big surprise. I mean, we do an annual exercise with up to 30 countries and about the closure of the Strait of Hormuz and how to reopen it. And so what you're seeing in the campaign now, and I think this is really important to understand, is a continuation of the joint, the combined force of the U.S. and Israel prioritizing the missile and the drone capabilities, including their manufacturing capabilities, including their ability to reconstitute their missiles and drones with support from Russia and China. There are a couple of ships sailing right now with solid fuel from China. I don't think they're going to make it to Iran. And you saw the IDF in the last 24-48 hours striking ships in the Caspian Sea, in the far north of Iran, because Russia was smuggling drones into Iran to reconstitute their capabilities. समझ रहे आप? ये है किस्सा। तो ये मैंने आपको सुनाया ताकि आपको जो बिग पिक्चर है वो समझ में आए, जो बिग पिक्चर है कि दरअसल इस लड़ाई में चल क्या रहा है। मैं अब आपको अब दिखाता हूं। ब्रिटेन के नेटो कमांडर रहे हैं जिनका नाम है जनरल रिचर्ड शेरिफ बता रहे हैं आपको कि दरअसल ट्रंप के पास इस समय पर जो दो ऑप्शन मौजूद हैं वो दो ऑप्शंस क्या हैं, जरा सुनिए और फिर मैं आपको ट्रंप के किस्से सुनाता हूं। जरा देखिए। And you're not going to do that without an extra. ये मैं स्टार्ट से ये जरा देखिए। अब आप देखिए इस वीडियो को शुरू से वो किन दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। Trump faces two choices. He either doubles down, escalates, and launches an operation to topple the regime. है ना? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये
कि डबल डाउन करता है, आंख मूंद के एक ऑपरेशन शुरू कर देता है जमीन पर ईरान में, ट्रंप ऑप्शन शुरू करता है, ऑपरेशन शुरू करता है रिजीम चेंज के लिए। वो ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी सुनिएगा, जरा बताता हूं आपको। And you're not going to do that without an extraordinary, massive land force. है ना, और ये रिजीम चेंज का ये ऑपरेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक वहां पे कोई मैसिव लैंड फोर्स लेकर वहां ना जाए। बहुत बड़ी फौज चाहिए, ये बात मैं आपको दोपहर के व्लॉग में बता चुका हूं कि लाख से ऊपर की फौज चाहिए होगी। Marching on Tehran, which I think is inconceivable. The other alternative is Trump says, I've declared victory, I'm going to walk away from this. But that's not going to fool anyone. Trump will be humiliated in doing so. For all the talk of ending this war, every day it feels like it escalates further. Joe Inwood, BBC News. ये हुआ ना क्लियर आपको कि दो ही ऑप्शन है, कि एक कि सीधे दुम दबा के भाग जाए, तो मैं तो लड़ाई जीत चुका हूं, और वहां से भाग जाए। वो कह रहे हैं ये भी करने में मुश्किल होगी क्योंकि उसमें ह्यूमिलिएशन है, और दूसरा ये कि वो वहां पे सीधे सीधे घुस के जाए अंदर और रिजीम चेंज करने की कोशिश करे। ये दो ऑप्शन है, ये वो कह रहे हैं ट्रंप के लिए। एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पीस। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो बातचीत का ड्रामा हो रहा है ये बेसिकली स्ट्राइक करने के लिए होगा। दैट इज ओनली गेम अमेरिकन्स प्ले। जो डिसीट करना है, धोखा देना है, पीठ पे छुरा घोंपना है, यही है वो जो अमेरिकन्स करते हैं। पाकिस्तानी पहले इसका शिकार बन चुके हैं, आगे भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये और कहां जाएंगे? दुनिया में इनको कोई और घास नहीं डाल रहा है। ये जो ग्लोबल प्लेयर बनने का नाटक कर रहा है चीमा, इसको करने दो। आप देखना 4 दिन बाद यही बैठ के रो रहे होंगे कि हाय फिर से हमारे साथ धोखा हो गया। आपको याद है ना, ये पहले भी एक बार इनके साथ धोखा हुआ था ना इंडिया को लेकर, जब इंडिया को इन्होंने वो डील ऑफर कर दी थी, तो ये बोला था ना, अरे ये तो डबल क्रॉस हो गया हमारे साथ, यू नो। अब जरा देखिए ये हमारे ट्रम्प भैया क्या कर रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं 3 स्टेटमेंट्स ट्रम्प की, और जरा तीनों के बीच में आप तार जोड़िए कि कहां है। देखें, सॉरी ये लीजिए। अब वो कह रहा है मे बी मी, ये उसके लिए कि भाई कौन चलाएगा, जिसका सीमा आपको रेफरेंस दे रहा था कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो कौन चलाएगा, किसके पास रहेगी। जरा सुनिए। They have. Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediately. control of it? Will Immediately. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. Will jointly control। जब सुनिए, we will jointly control, that means ईरान के साथ में वो मुल्क जिसमें बमबारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या है, हम दोनों मिलके चलाएंगे। हम दोनों, तुम पिक्चर में कैसे आए किसी को नहीं पता। ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है दोस्तों, जहां पर ट्रैफिक आज तक खुला रहा है, कोई यहाँ पे टॉल नहीं लगता था, खुला हुआ रास्ता था ये। अब क्या कह रहे हैं, दोनों मिलके चलाएंगे, यानी कि दोनों मिलके कंट्रोल करेंगे। दैट मींस वहां से टॉल लिया जाएगा जो दोनों के दोनों भाई खाएंगे। कौन से दोनों भाई? ईरान और अमेरिका। यानी कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। इन्होंने ही बर्बाद किया है, ये कह रहे हैं हम तुमको बनाने में भी मदद करेंगे, टॉल के पैसे दिलाएंगे। जरा बातें सुनते हैं इनकी, आगे सुनिए। Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever Whoever the Ayatollah is, पता नहीं कौन है। जरा सुनते हैं। the next Ayatollah. Look, We don't know who the next Ayatollah is। मैं बैक कर रहा हूँ आपको शायद सुनाने के लिए, बड़ा मजेदार है। देखिए, control. By whom? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, सुन रहे? And there'll be a very serious word of regime change। regime change की भी बात कर रहा था। मतलब चलो सोचो तो सही, मिलके चलाएंगे, पता नहीं कौन होगा नया अयातुल्लाह, उससे मिलके चलाएंगे जो भी होगा। फिर क्या कह रहे हैं, there will also be effort of a regime change। सारे ऑप्शन गिन लिए भाई ने। everybody's been killed from the regime. है ना। अब कह रहे भाई सारे लोग तो रिजीम के मार ही दिए गए हैं, तो जो रिजीम नई बनेगी फिर उसका देखा जाएगा। ये नहीं पता कि भाई वहां पे सीन क्या है, कुछ नहीं मालूम। एनीवे, आगे देखिए। अब जरा नेक्स्ट वाला देखिए। ये तो आपको मैंने एक बता दिया, अब जरा दूसरा देखिए। They have. Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened अरे ये very वही आ soon. गया, वापस देखिए। इसको निकालिए, ये देखिए ना, दूसरा वाला ये है। I don't think that's going to happen. And why wouldn't it happen? So, डील की बात कर रहा है। Why will not it happen?
डील के लिए कह रहा है कि ईरान से डील हो जाएगी। जी सुनिए। Tomorrow morning, sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they call. आप सुने, वो इसका ये कहना है कि जो मैंने धमकी दी है कि भाई मैं तुम्हारे सारे ग्रिड उड़ा दूंगा, तो कह रहा है कि उसको बनाने में लगते हैं 10 बिलियन, तो भला वो कोई एक दिन में बनेगी नहीं, 10 बिलियन ऊपर से लगेंगे, तो भला ईरानी ये क्यों चाहेंगे? तो इसलिए ईरानी जो है वो सरेंडर कर गए, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि बातचीत के लिए। जरा सुनिए। I didn't call. They called. They want to make a deal. वो कह रहा है मैंने उनको कॉल नहीं किया है, उन्होंने फोन किया मुझे, वो कॉल कर रहे हैं मुझे, जबकि ईरानियों ने कहा हम बात नहीं कर रहे, तो ऐसे ना बात करनी है हमको। And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal, and it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. सोचिए दोस्तों कि अपनी डील की बात कर रहा है, जबकि न्यूक्लियर के लिए तो वो पहले दिन से एग्री थे, वो तो जिनेवा में एग्री हो गए थे। अगर खाली बात न्यूक्लियर की थी तो फिर ये लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि वो तो मना हो गए थे, वो तो उन्होंने मना कर दिया था पहले दिन ही कि हम इसको डिग्रेड कर रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई क्यों की गई? किसी की समझ में नहीं आ रहा। अब जरा देखिए जो अगली क्लिप है, इसकी जरा कहानी सुनिए, ये देखिए। I said, Dan, if you don't mind, stay in the Situation Room and you watch all those attacks that we're hitting those guys with, and they don't know what's happening. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone. जब सोच रहे सब कुछ ईरान का बता रहा है, ये गॉन वो गॉन, ये गॉन वो गॉन, और ये नहीं बता रहा है कि अब इजराइल में जो मिसाइलें मार रहे हैं ईरान वाले, उनको रोकने के लिए भी कुछ नहीं, वो मार सीधे गिर रही है, जा गिरना है। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. सुन रहे, क्योंकि सारे लीडर हमने मार दिए हैं, जो उसके बाद आने वाले थे वो भी मार दिए हैं, जो उसके बाद आने वाले थे वो भी मार दिए हैं, और अब वहां कोई लीडर बनना ही नहीं चाह रहा है। और आप में से भी कोई दोस्त बता रहे थे कि वहां लीडर बना लिया गया है ना, कोई लीडर बन भी गया है जो आप। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है। We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. We have हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वह बात करने के लिए है ही नहीं, सब मर गए हैं। और सुनिए, nobody to talk to. And you know what? We like it that way. सुनिए और सुनिए, ये पीस की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई बात करने के लिए बचा नहीं है, सब मर गए हैं, एंड वी लाइक इट दैट वे। हमको ये अच्छा लगता है कि कोई बात करने के लिए हो ही ना। जब कोई बात करने के लिए नहीं होगा, सारी जमीन अपनी। ये हैं वो लोग, ये हैं वो लोग, ये कहते हैं अपने आप को डील मेकर। सुनिए आगे, खत्म हो गया इनका के साथ, है ना। ओके, अब मैं आपको आखिरी क्लिप सुना रहा हूं इनकी, ट्रंप की, और आपको कहानियां उसके बाद समझ में आ जाएंगी। फिर हम बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। जरा सुने। Of all US bases in the region before we reopen the Strait. हाँ, ये कमेंट्री है, ये कमेंटेटर है जो बता रहे हैं ट्रंप के इस राज कहानी का राज खोलना है। जरा सुनिए, ये मुझे याद आ गया, देखिए। The Iranian demands have not changed. The Iranian जो बातचीत की बात आ रही है, अब जरा राज देखिए, वो क्या कह रहा है? ईरानियों की डिमांड कोई बदली ही नहीं है। जो उनकी इस लड़ाई के शुरू से डिमांड थी, लड़ाई करने के बाद में, वही डिमांड आज है। अब जरा सुनिए। demands right away from the start of this were we want the closure of all US bases in मिडिल ईस्ट में डिमांड क्या है? ईरान ने डिमांड की है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने बेसेस हैं, सबके सब यहां से हटाए जाएं। पहली डिमांड। अगली डिमांड सुनिए। in the region before we reopen the Strait of Hormuz. We want $2 million for every US and allied ship which is going to cross the Strait of Hormuz, or else we're not going to let them through. दूसरी डिमांड क्या है कि अमेरिका या अमेरिका के सहयोगियों का जो भी जहाज यहां से निकलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो $2 मिलियन देगा एक जहाज के। $2 मिलियन, ये उन्होंने दूसरी डिमांड रखी है। जरा सोचिए, ये क्या कह रहा है? हम मिलके कंट्रोल करेंगे, ये मिलके कंट्रोल करेंगे। वो कह रहे हैं हर जहाज के $2 मिलियन लेंगे जाने के। आगे सुनिए। And then the other one is we want $100 billion worth of reparations to be paid by Israel and by the United States for all. 100 बिलियन का रेपरेशन मांग रहे हैं वो, इस लड़ाई का कि आपने हमारे मुल्क को तबाह किया है, बिना किसी बात आपने हमारे ऊपर हमला किया है। 100 बिलियन दो। अब मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सी शर्त है जो इजराइल और अमेरिका मिलकर मान सकते हैं?
आप खुद सोच लो इस शांति प्रस्ताव का क्या भविष्य है। इसमें अगर बात मान लीजिए कि समझौते की जाए, तो भाई 100 से आप डाउन करना शुरू करो। क्या कहोगे भैया? $500 बिलियन। ठीक, ये $500 बिलियन कौन देगा? है कि नहीं? 2 बिलियन हर जहाज के अमेरिका या उसके सहयोगी देंगे। कैसे देंगे? अमेरिका का फर्टिलाइजर सारा यहां से गुजरता है। आज की तारीख में अमेरिका में फर्टिलाइजर की कीमत 30% बढ़ चुकी है। बुआई का सीजन चल रहा है, यूरिया ढूंढने नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? ये किस्सा है इस समय, और ये चले हैं शांति की बात करने। ये है रियलिटी जो आपको सुनाना चाहता था। और आगे सुनिए अभी। The damage they've inflicted on Iran. Well, that is certainly not, as far as we can see from what Donald Trump has been saying, been part of the discussions that have been taking place with these mysterious Iranian leaders over the past few hours. मिस्टीरियस, अब देख रहे हैं sarcasm, व्यंग देखिए आप क्या कह रहे हैं अमेरिकन कमेंटेटर कि पता नहीं कौन से मिस्टीरियस ईरानियन लीडर से बात कर रहा है कि इस बारे में तो कोई बात अभी तक हुई नहीं। जो ईरानियन डिमांड्स हैं उनको अमेरिका कैसे डील कर रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मैं आपको एट वन गो एक बार फिर से ये वीडियो सुना देता हूं, फिर हम बातचीत करते हैं आगे। The Iranian demands have not changed. The Iranian demands right away from the start of this were we want the closure of all US bases in the region before we reopen the Strait of Hormuz. We want $2 million for every US and allied ship which is going to cross the Strait of Hormuz, or else we're not going to let them through. And then the other one is we want $100 billion worth of reparations to be paid by Israel and by the United States for all the damage they've inflicted on Iran. Well, that is certainly not, as far as we can see from what Donald Trump has been saying, been part of the discussions that have been taking place with these mysterious Iranian leaders over the past few hours. This is how it is. ये है वो सच्चाई जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब चलते हैं अपनी बातचीत की तरफ जहां रुके थे। ये जो चैप्टर है आप ये मानिए कि मोरल सब खत्म हो रहा है जो हम इसकी बात करना चाहते थे। देखिए तो हुआ क्या है, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसने जहाजों को रेडियो वार्निंग देना शुरू किया। लड़ाई शुरू होने के बाद में कुछ शिप्स पर उन्होंने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे, अगर आपको सारी बात कर याद हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सैकड़ों जहाज इस गल्फ के अंदर में फंस गए, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फिर क्या हुआ, जो शिप ट्रैकिंग का जो डेटा है अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि सैकड़ों जहाज और लगभग 20,000 क्रू मेंबर्स उन जहाजों के गल्फ के अंदर अटके रहे हैं। ईरान ने क्या बोला, जो बाहर जाएगा उसकी सिक्योरिटी की गारंटी हम नहीं लेते। ठीक, इसी के बीच में तेल की कीमतें 60 से $70 जो हुआ करती थी, $65 करीब, वहां से उछली और $110 पे पहुंच गई। मार्केट ने क्लियर मैसेज दे दिया कि ये रीजनल क्लैश नहीं है बल्कि ये ग्लोबल एनर्जी शॉक लगने जा रहा है। यहां से कहानी जो है वो पहुंचती है आपके घर के सिलेंडर के ऊपर, एलपीजी सिलेंडर के ऊपर। भारत पर अगर आप जूम कर लें यहां पर तो आप क्या पाएंगे कि इंडिया लगभग 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, वो सारी गल्फ से आती है और हम दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्मोज की वजह से एक्सपोज होते हैं वो हम उन कंट्रीज में आते हैं। अब जरा सुनिए, ईरान में जो लड़ाई, ईरान वाली जो लड़ाई है और जो हार्मोज का डिसरप्शन है, इसके बाद जो ताजा रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मार्च के महीने में भारत का जो एलपीजी इंपोर्ट है वो लगभग आधा कम हो गया। ट्रेडर्स और डेटा दोनों यही दिखा रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ शिप्स जो थे वो अटक गए बीच में, और जो भारत का जो एलपीजी और क्रूड का के जो जहाज हैं वो एंकरेज पे रुके रहे, निकल ही नहीं पाए वहां से। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, वो क्या, इस सारे केओस के बीच में 2 इंडियन झंडे वाले जहाज एलपीजी कैरियर्स जगवसंत और पाइन गैस, इन्होंने हार्मोज को सक्सेसफुली पार किया। ये जहाज जो है वो ईरान के कोस्ट के बहुत नजदीक से गुजरते हुए इंडिया की तरफ आए और फिर सरकार ने ऑफिशियल बयान में बताया कि ये दोनों 26 से 28 मार्च के बीच में भारत के पोर्ट्स में पहुंचने वाले हैं। ऑन बोर्ड 92,000 टन एलपीजी है, 92,000 टन। शिपिंग मिनिस्ट्री ने आज ये साफ बताया कि अभी तक जो हमारे सारे इंडियन शिप्स हैं वो सारे के सारे इंडियन सेलर्स सब के सब सेफ हैं, कोई पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या सिर्फ 2-4 जहाजों का निकल आना क्राइसिस को खत्म कर देता है? बिल्कुल नहीं करता। रॉयटर्स और बाकी का जो डेटा है वो क्या कह रहा है कि जो ट्रैफिक है वो टिकल कर रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी जहाजों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जो मेजॉरिटी शिप है वो आज भी फंसे हुए हैं। तो असली तस्वीर क्या है? असली तस्वीर ये है दोस्तों कि इंडिया इमरजेंसी डिप्लोमेसी और नेवी एस्कॉर्ट से
कुछ क्रिटिकल एलपीजी कार्गो वहां से निकाल कर ला रहा है, लेकिन अभी तक ओवरऑल जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है। और फिर आप अगर बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए जो हॉर्मोज का क्राइसिस है, इसके बाद में जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसकी कीमत $60-70 से जंप करके $110 से ऊपर चली गई। यानी सरकार, ऑयल कंपनियां और आम जनता तीनों पर दुगना प्रेशर, 60 से 110 पे डबल हो गया। इसका असर क्या होगा दोस्तों? डीजल और पेट्रोल की कीमतें, भले ही सरकार इमीडिएटली हाइक रोक ले, लेकिन शॉर्ट टर्म में ही होगा वो, लॉन्ग रन में देर तक सरकार भी नहीं रोक पाएगी। और अंडर रिकवरी टैक्स एडजस्टमेंट्स कहीं ना कहीं से उसको बोझ डालना पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर्स को देख लीजिए, इंपोर्ट आपका महंगा हो गया है, शिपिंग महंगी हो गई है, इंश्योरेंस महंगा हो गया है, और सब मिलाकर सिलेंडर पे प्रेशर बढ़ रहा है। यानी कुछ रिपोर्ट्स ये तक कह रही हैं कि अगर क्राइसिस लंबा हुआ तो फर्टिलाइजर भी महंगे हो जाएंगे, यानी कि आपकी फसल महंगी हो जाएगी, यानी कि आने वाले सीजन में आपका अनाज महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से लेकर सब्जियां, सीमेंट तक की कीमतों में ऊपर की तरफ को छलांग लग सकती है, और फिर रुपए पर ऑब्वियसली डिप्रेसिंग प्रेशर आएगा। इस सारे मामले में सरकार क्या कर रही है? रशियन ऑयल पर हैवी डिस्काउंट बाइंग पहले से चल रही थी, अब और भी बढ़ गई है, खरीदारी बढ़ गई है। यानी मिडिल ईस्ट का जो रिस्क है उसको बैलेंस करने के लिए हमें रशिया की मदद इस तरह से ली जा रही है। जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और जो प्रोडक्ट स्ट्रोक्स का जो इस्तेमाल है वो सब इसमें किया जाएगा। जो रिजर्व पहले से मौजूद है उनको बाहर निकाला जाएगा। आधिकारिक तौर पर कहा यह जा रहा है कि कुछ हफ्तों का बफर हमारे पास अभी ठीक ठाक है। फिर नेवी शिप्स को दोस्तों गल्फ और अरेबियन में हाई अलर्ट पे रखा गया है, ताकि जो इंडियन वेसल्स हैं उनको एस्कॉर्ट दिया जा सके और इमरजेंसी हेल्प दी जा सके। लेकिन याद रखिए, ये सब का सब मिटिगेशन है, एलिमिनेशन नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरह नॉर्मलाइज नहीं होता है तो ये प्रेशर धीरे धीरे आपके मंथली बजट में ट्रांसलेट होएगा। अब बात करते हैं सबसे मजेदार आज की राजनीतिक स्टोरी पर। वो मेरे ख्याल से बल्कि उसको छोड़ ही देते हैं, और ज्यादा इस पर बात क्या की जानी। हाँ, एक चीज छूट के बतानी वो ये थी कि आसिम मुनीर ने बात की थी व्हाइट हाउस में। आज माना जाता है कि ट्रंप से सीधे बात किसने की है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में नहीं। ये भी बड़ी रेयरिटी है दोस्तों कि पाकिस्तान का फौजी जो है वो वहां बात करता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं। वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप से आर्मी चीफ बात कर रहा है, पॉलिटिकल चीफ बात नहीं कर रहा है। दैट शोज यू द इंपॉर्टेंस ऑफ शहबाज शरीफ एंड द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। तो और वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने वहां ये बताया है व्हाइट हाउस में कि हम अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन में हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है, मसूद पेजेश्कियान से, उनसे बात की है और बताया है कि जी हम पीसनिक हैं, हम शांति के कबूतर हैं। पाकिस्तानी कोशिश क्या है? बेसिकली वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ कोई प्रॉब्लम स्टेट नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय समस्याओं के सॉल्यूशन भी बन सकता है, क्षेत्रीय समस्याओं का सॉल्यूशन भी बन सकता है। वेस्ट और गल्फ दोनों को, यानी कि गल्फ देशों को और यूरोप को यह संकेत देना है कि बिना हमारे, यानी बिना पाकिस्तान के, आप इस क्राइसिस को सुलझा नहीं सकते। वो ये कहना चाह रही है, ये जो गाना गा रहा था चीमा, वो ये कह रहा था बेसिकली। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया में रिपोर्ट्स ये भी चल रही हैं कि पाकिस्तान खुद को उस कमरे में बिठाना चाहता है जहां अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट टॉक हो सकती है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, दोहा हो या कोई और तीसरी जगह हो। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में है, IMF के लोन पर चल रहा है, फॉरेन रिजर्व्स कम हो चुके हैं, हार्मोज के रास्ते से, हार्मोज में जो क्राइसिस हुआ है इसमें उसके अपने भी फ्यूल बिल पे बड़ा भारी असर आया हुआ है। पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, तीनों जगह फ्यूल प्राइसेस हाइक पर है इस समय। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, सऊदी अरेबिया और गल्फ पर भी हैवीली डिपेंड करती है डिफेंस डील्स के लिए, रेमिटेंसेस के लिए। तो ये जो मीडिएशन वाला जो रोल है दोस्तों, ज्यादातर ये एक डिप्लोमेटिक PR एक्सरसाइज है। एक कॉल ट्रंप की तरफ से, एक कॉल तेहरान से, और इंटरनेशनल मीडिया को बयान देते रहो, ओ हम शांति करवा रहे हैं, ये कहानियां चल रही हैं। व्हाइट हाउस ने ऑफिशियल ब्रीफिंग में बड़ा साफ कहा है कि भाई हाँ, पाकिस्तान कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स में एक्टिव है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि असली सिक्योरिटी और नेगोशिएशन का जो आर्किटेक्चर है
वो वाशिंगटन में है, यूरोप में है या गल्फ मोनार्कीज में है। पाकिस्तान खाली चमचागिरी कर रहा है और यही एक सच्चाई है। इस्लामाबाद एक साइड एक्टर है, डायरेक्टर नहीं। ये बात कमर चीमा को समझनी चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आएगी, छोड़ो। यहां हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लेते हैं। अब जरा खुद सोचिए दोस्तों, जिस देश के अंदर खुद आतंकवाद भरा पड़ा हो, लोग आने से मना कर रहे हैं, पीएसएल में खिलाड़ी आने से कि भैया सिक्योरिटी का खतरा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चारों तरफ फैली हुई है, वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी जंग का मीडिएटर ये बनने जा रहा है। ये सिर्फ कैमरे के सामने चीमा साहब कुर्ता पजामा पहन के, कोट पहन के बोल सकते हैं, इसके अलावा इसका और कोई भविष्य नहीं है। मित्रों, अब जरा कंपेयर कीजिए पाकिस्तान का जो मीडिएशन का जो नैरेटिव है और दूसरी तरफ भारत की जो भूमिका है वो क्या है। भारत क्या कर रहा है? तेहरान और गल्फ कैपिटल से डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, डायरेक्ट बातचीत। क्यों? ताकि जो भारतीय शिप है, हमारे जो शिप है, एलपीजी के शिप है, करियर है, उनको सेफ रास्ता मिल पाए। 2 बड़े एलपीजी के जहाज ऑलरेडी निकल गए हैं। डिप्लोमेटिक और नेवल कोऑर्डिनेशन जो है ये उसी का नतीजा है। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका, यूरोप और रशिया तीनों से पैरेलल बातचीत चल रही है भारत की, ताकि एनर्जी की सप्लाईज और पेमेंट्स को किसी तरह के सेकेंडरी सैंक्शंस और बैंकिंग क्राइसिस से बचाया जा सके। डोमेस्टिक लेवल पे पार्लियामेंट में बयान दिया जा चुका है, ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अपोजिशन के सवालों के बीच सरकार ने खुद को एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी मैनेजर की तरह दिखाया है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? कॉल्स के जरिए, बयान के जरिए सिर्फ ये नैरेटिव बनाना कि भैया शांति की चाबी हमारे पास है। अच्छा, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर, खुद अपनी कंट्री के भीतर फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। आईएमएफ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसका कहना ही क्या। और जो फॉरेन पॉलिसी की जो उसकी ऑटोनॉमी है वो किसी हद तक वैसे ही कम हो चुकी है आईएमएफ के चक्कर में। तो भाई मामला ये है कि भारत चुपचाप अपने टैंकर निकाल रहा है और पाकिस्तान जोर जोर से मीडिएटर का अपना ही विज्ञापन खुद चला रहा है। ये है सच्चाई इस सारे मामले की। दोस्तों, आज की चर्चा को हम 3 लेवल पे देखते हैं। क्या है? ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चोक पॉइंट, ये हमने डिस्कस किया। घर का हमारे एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल पंप, भारतीय रुपये और इकोनॉमी पर इसका असर, ये बात हुई हमारी। और तीसरा था पाकिस्तान का मीडिएटर नैरेटिव और वर्सेस भारत की एक्चुअल डिप्लोमेसी, जो हमारे लिए, हमारे आदमी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे आम जनता के लिए कैसे एनर्जी का मैनेजमेंट किया जा रहा है। अगले 3 दिनों में दोस्तों, बल्कि अगले 30 दिनों में, अगले 1 महीने में सबसे क्रिटिकल फैक्टर यही होगा जो आज हमने बात की है। तो क्या ईरान अभी जो अगर थोड़ी बहुत नरमी दिखाता है तो एक कंट्रोल्ड पैसेज अलाउ करता है थोड़ी बहुत नरमी दिखाकर, क्या अमेरिका और उसके जो अलाइड जो दोस्त हैं नेवल कन्वॉय बनाकर शिपों को कोई सिक्योर रास्ता दे पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? या कि क्या जो ग्लोबल प्राइसेस है जो कि $100 से ऊपर जा रहे हैं, क्या इससे नीचे आकर स्टेबलाइज हो पाएंगे, 100 से नीचे आ पाएंगे? या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अगर ये पार्शियली भी खुलता है तो भारत मैनेज कर सकता है? यह है वो बात दोस्तों कि रशियन ऑयल, कुछ डाइवर्जन, कुछ रिजर्व, सारा कुछ मिला मिलू के हम मैनेज कर पाएंगे यानी सिचुएशन को, ये देखना होगा अगले महीने में। लेकिन अगर ये क्राइसिस कई महीने चलने की हर तरफ जाता है तो भाई मेरे यकीन मानिए, एलपीजी से लेकर आपकी ईएमआई तक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे और हर जगह आपको प्रेशर दिखाई देगा। आखिर में आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। वो क्या? पाकिस्तान सच में कोई पीस नेगोशिएटर बन सकता है या ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है? बताइए। और या कि अगर अगली बार सिलेंडर 150-200 रुपए आपको महंगा नजर आए तो क्या आप सरकार को जिम्मेदार मानेंगे या ये जो ग्लोबल लड़ाई चल रही है इस युद्ध की मजबूरी को समझेंगे? अपने जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। मैं चलता हूं अब आपके कमेंट्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं और मैं किसी को भी बिना जवाब दिए नहीं जाने देना चाहता। सो मित्रों, लीजिए मैं आपके कमेंट्स की तरफ आ रहा हूं। और जी नमस्कार सागर भाई और तमाम दोस्तों को। ओके सर, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वॉर में नहीं जाने वाला है, इसीलिए इतना शोर मचा रहा है। बिल्कुल ठीक करवा, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा ही है। ओके, ये ओके, जय जगन्नाथ और नमस्ते आयशा बेटा। बिग ब्रेकिंग, ये आप क्या कह रहे हैं? ट्रेवल्स टू पाकिस्तान फॉर ईरान नेगोशिएशंस जस्ट आवर्स आफ्टर टॉक्स विद बेंजामिन नेतन्याहू। अब ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत का क्या मुद्दा है क्या नहीं और इनकी क्या बातचीत हुई है, क्योंकि मेरे पास मैं एक्चुअली आप में से, चलिए
मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं रिकॉर्ड के लिए सुना देता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि उसका ट्रांसलेशन मैं आपको नहीं कर सकता हिब्रू से, है ना? लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सुना सकता हूँ कि नेतन्याहू ने क्या कहा है। दुनिया में जो भी इस वीडियो को देखेगा, वो आपको शायद बता पाए कि क्या है। अदरवाइज़ आप इसको डाउनलोड करके और इसकी स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं इंटरनेट से। ज़रा सुन लीजिए। ये है जो बातचीत में जिक्र कर रहा है। מדידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי ये बेसिकली यहाँ पर जो मेरे पास का ट्रांसलेशन आया था, वो ये आया था कि वो यहाँ पर कह रहा है कि जो ये फैसला हुआ है बातचीत का, वो ईरान का फैसला है, सॉरी वो अमेरिका का फैसला है। हमारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। हमारे हमले जारी हैं और हमारे हमले चलते रहेंगे। ये कल रात की स्टेटमेंट है, जिसको आज दिन में हमने फलीभूत होते हुए देखा है। आज लगातार इजराइल के अटैक ईरान पर होते रहे हैं। ये आप देख लीजिए, मैं आपको सामने למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. जी, ये रही। तो मैंने ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए चला दी कि भाई ये स्टेटमेंट मेरे पास है, जिसके मायने ये हैं, आपके सामने है। तो मैं कोई आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपसे कह रहा हूँ कि इजराइल ने बड़ा साफ ये कहा है कि हमारा इस पीस ट्रूस से कोई लेना देना नहीं है। तो जेडी वैंस से क्या बात हुई, ये कोई नहीं जानता। किसी ने ये भी नहीं कहा कि दरअसल नेतन्याहू ने जेडी वैंस को क्या कहा है उस बातचीत में। खाली नेतन्याहू से बात करना इज नॉट एनफ। आपको अगर खाली ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू से बात के बाद में निकल लिए हैं, तो भैया ये तो बताओ नेतन्याहू से बात में हुआ क्या? और ये चीमा के सपने ही खाली हो सकते हैं कि ना इजरायली बड़े खुश हैं, इजरायलियों ने हमको चुन लिया, ओ बल्ले बल्ले। हम और उसके बाद भी कह रहे हैं क्या कि हम इजराइल के साथ नहीं खड़े, यानी हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, इजरायली हमको तब भी चुन रहे हैं। क्या बात है कि नहीं? इससे भैया सपना क्या हो सकता है? ओके ओके, ये हमारे दोस्त अमेरिका से क्या करें? महेश जी, they think Indians are stupid too. We are capable to be used to governed. Pretty sure we are hated since we are not polytheists. बिल्कुल, it is idiotic of us to expect mutual respect. Okay, and then is urging Trump to deploy ground forces, seize. बट ऋषभ, आपने इसका वो दूसरा फॉर्म नहीं दिया कि भाई ये रिपोर्ट जो है अच्छा एनवाईटी कर रहा है। ओके, न्यूयॉर्क टाइम्स अगर कह रहा है तो फिर मैं क्या कहूँ? है कि नहीं? एनवाईटी कह रहा है तो मानना पड़ेगा भाई। ओके, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो अमेजन के जो वायर सेंटर से है अबू धाबी में, वहां पर इनफैक्ट जो अबू धाबी कमर्शियल बैंक एडीबी क्या कहते हैं, हाँ, एडीसीबी जो है, वहां पर सर्विसेज आज रुकी रही हैं, क्योंकि जो ईरान ने हमले किए हैं वहां पर उनके डेटा सेंटर्स पर स्ट्राइक हुआ है। तो अमेजन की जो सर्विसेज हैं, वायर सर्विसेज जो हैं, जो वेब सर्विसेज हैं, अमेजन की जो वेब सर्विसेज हैं, उन पे ऑलरेडी स्ट्राइक हो चुका है आज। और उससे जो ये बात बाहर नहीं आई है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा, जाहिर है मेरे पास खबर है, आप जानते हैं कि सोर्स से उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अपने खतरे हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि वहाँ ये स्ट्राइक हुई हैं, 2-3 स्ट्राइक हुई हैं, और उसके नतीजे में जो अबू धाबी का जो कमर्शियल बैंक है, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, उसकी सर्विसेज पे इम्पैक्ट आ गया है। तो यू सी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वेयर थिंग्स आर गोइंग। एंड अगर कहीं ये स्ट्राइक्स बढ़ती हैं तो इनका नतीजा क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। ओके, देन डिप्लॉय ग्राउंड फॉर, एक सेकंड, ये क्या हो गया? ये कुछ छूट रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, हो गया। ये ऋषभ आगे कह रहे हैं कि इजराइल सेड इट प्लान टू एक्सपेंड द टेरिटरी इट कंट्रोल्स इन लेबनान, सजेस्टिंग इट माइट रिमेन देयर बियॉन्ड द फाइटिंग। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउथ लेबनान का जो इलाका है, जहाँ पे ये हिजबुल्लाह का जो अड्डा हुआ करता था, उस इलाके को इन्होंने इसे बॉम्ब किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली साउथ लेबनान का जो इलाका है उसको ये कैप्चर करना चाह रहे हैं इजराइल के लोग। ओके, दैट इज व्हाट इट मींस, क्योंकि लेबनान का वही हिस्सा है जिसको ये लगातार बॉम्ब कर रहे थे, और वहीं पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी था। सर, ये नेगोशिएशन सब ड्रामा है, क्योंकि ईरान
ने कंपनसेशन मांग रहे हैं और अमेरिकन ईरान को अपने मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने को बोल रहे हैं, और ये सब डिमांड्स कौन मानेगा? बिल्कुल। बात इतनी नहीं है, न्यूक्लियर की बात थी, न्यूक्लियर की बात उन्होंने पहले दिन से मान रखी थी, न्यूक्लियर को तो वो बनाना ही नहीं चाह रहे थे, तो फिर उसके बाद में हमले क्यों किए गए थे? इस क्वेश्चन ना, ये वो सवाल है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया इसका हर जाना दो। जब हम पहले से ही कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, तो फिर भी आप हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? यू नो, तो अगर कर रहे हो तो उसका हर जाना दो पहले। Delhi court sentences Kashmiri separatist Asia Andarabi to life imprisonment in UP. Okay. And then जी शायद भाई प्रणाम आपको भी, और चंदन आगे कह रहे हैं ईरान यूएस इजराइल का लफड़ा चल रहा है, पाकिस्तान हीरो बन जी, दाल भात में मूसल चंद रिलेवेंट हो गए। बिल्कुल ठीक बात। अजय मेहरा कह रहे हैं सर इन पाकिस्तान और ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, कतई कोई भरोसा नहीं है इनका। एंड देन मित्रों ऋषभ भाई को चलते हैं। पेंटागन ऑफिशियल्स कॉल्बी सेज यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप इज रूटेड इन फ्लेक्सिबल रियलिज्म एंड ओवरलैपिंग नेशनल इंटरेस्ट व्हिच अलाइंस क्लोजली विद इंडिया वे। दैट्स इट ना, दैट ये अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, यही अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखिए, अप्रोच एज आर्टिकुलेटेड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बिल्कुल जयशंकर जी, एक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है, हाँ यही तरीका है। इनको पता भी नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, बस थोड़ी सीधे ऐसी ही है यार, मैंने कहा ना अंधकूप मंडूक है जो उनको सही मायने में डिस्क्राइब करता है। अपनी ही छोटी सी एक दुनिया है, खोए हुए हैं, उसी में सपने देख रहे हैं। इजराइल ने पाकिस्तान को पिक किया जी, यही तो बात है नेगोशिएशंस के लिए। कट्टा तो खुला है हुआ है था, पाकिस्तानियों की टेंशन ये है कि कट्टा बंद कैसे करें, इनको डर लगता है कहीं सऊदी हमें ले आए जंग में। हाँ बिल्कुल ऐसी है, और क्या, और वो आगे पीछे होगा जैसे ही ये बातचीतें टूटेंगी, आप देखिएगा। अगर ये रिपोर्ट सही है जो मेरी शब्द दे रहे थे कि उसने MBS जो है वो ट्रंप को कह रहा है कि भाई हमला करो, तो घूम फिर के आप देखिए भैया, यू नो MBS का भी तो अपना जोर है, अमेरिका को उसकी भी तो सुननी पड़ेगी। 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है भैया, है नहीं? तो अमेरिका को पैसा नहीं चाहिए क्या? पैसा पाकिस्तान से क्या मिलना है किसी को? India's negotiating posture has hardened sharply since the war began. Iran's बिल्कुल ठीक बात है। With the Revolutionary Guards exerting growing influence on decision making, वही है। There is no other leadership now, Rishabh. The RG जो IRGC है, ये वही सही मायने में इस समय में रूलर है और कोई नहीं। इनफैक्ट जो मुस्तफा को जो लीडर चुना गया है वो भी IRGC से की तरफ से ही चुना गया है। And it will demand significant concessions. बिल्कुल, absolutely. And honestly speaking, deserve करते हैं यार। Okay, from the United States, if mediation efforts lead to serious negotiations, three senior sources in Tehran said, ये क्या मतलब है? Okay, हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपको गिना दिए, जो तीनों जो उनके थे ना, वो मैंने आपको ऋषभ गिना दिए कि वो क्या कह रहे हैं। ओके, मतलब हमारी मर्जी, हमें जो करना होगा हम करेंगे। सही बात है। ओके, चीनों को एस्टेब्लिशमेंट की स्क्रिप्ट मिलता है, इसलिए एंटी शिया बोलता है तो कभी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जो कहा जाएगा जी। और सागर भाई हमारे बता रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, समंदरों का पानी मीठा हो जाएगा, दूध की नदियां बहेंगी, पेट्रोल 1 रुपया लीटर हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान रिलेवेंट हो गया है। ओके, चीमा रोल प्ले करने के चक्कर में रोल बन जाओगे। रोल, ये रोल प्ले खेलेगा भैया, रोल प्ले। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया पाकिस्तान जी, बिल्कुल वो आपने मुझे भेजा भी था, आपने नहीं, इन्होंने क्या कहते हैं, चंदन ने भेजा था मुझे अभी। ओके, ऋषभ भाई आए कर रहे हैं बातचीत, क्या मतलब? ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसकी अच्छा, ब्रेक में अमेरिकन हाई लेवल डेलीगेशन बिना किसी प्रोग्रेस के इलाहाबाद से वापस चले गए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे इसकी कहानी समझ में है कि किस्सा क्या हुआ है। न्यूज चेक कीजिए, कहाँ से चेक करूँ ग्रुप, अभी चेक करूंगा इसके बाद, प्रोग्राम के बाद। एंड फिर देखिए, ऋषभ कह रहे हैं जेडी वेंस लीव्स फॉर पाकिस्तान, टॉक्स विद ईरान, क्या पता रास्ते से वापस हो जाए। सर ये हमारे कर्नल साहब, छोड़ो यार इसकी बात को चंदन। ओके, एंड देन ऋषभ जी आगे क्या कह रहे हैं,
Former IRGC commander Mohammad Bakr Zalqadar named Iran's new security chief. Okay. UAE strongly condemns Iran's unprovoked terrorist attack on the Kingdom of Bahrain. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Americans are leaving the US in record numbers, drawn by quality of life made easily affordable by US enviable salaries. अरे ये बात काफी दिन से बात चल रही है लगातार, जो है ना, ये बहुत से लोग, इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग जो इवन सिक्योरिटी एरिया में कमेंटर, जैसे क्रिस्टिन फेयर को मैंने पीछे सुना था कि वो आयरलैंड गई हुई थी मकान देखने के लिए, बिकॉज शी वांटेड, उनको लग रहा था कि ये ट्रंप कहीं जाने वाला नहीं है और ये जितना गंद कर जाएगा उससे अमेरिका को निकलने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसने कहा भैया मैं अपनी जिंदगी को खराब करो, बाहर निकलो. तो वो शी वाज लुकिंग फॉर समथिंग इन आयरलैंड, आई रिमेंबर. ओके, अमेरिकन, ये हो गया हमारा. ऋषभ जी आए क्या करें. टॉप न्यूज ऑफ द डे. सुप्रीम कोर्ट सेज only Hindus, Sikhs, Buddhists can claim scheduled caste status. है. ईरान अपॉइंट्स मोहम्मद बकर. ओके, ये क्या बात है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ओनली हिंदूज है. ये क्या मतलब बना. हिंदूज, सिख्स एंड बुद्धिस्ट कैन क्लेम शेड्यूल कास्ट स्टेटस. आई डोंट नो. अच्छा सर जी, आप डिबेट में क्यों नहीं आते हैं. मतलब कौन सी डिबेट में भाई मनीष, किसकी डिबेट में, कौन सी डिबेट में. और मैं किसी डिबेट में कैसे जा सकता हूं. जो बुलाएगा तो जाऊंगा ना भाई मनीष. सर ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया है कि वॉर लंबी जाए और ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी कमजोर हो जाए, लेकिन ईरान वीक रहे ये चाहता सऊदी. बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं. सर ट्रंप चचा 5 दिन का सीजफायर किया है, क्या इजराइल मानेगा. ये लो, मैंने आपको यही तो बताया सुशील कि इजराइल ने इमीडिएटली मना किया. और दूसरी बात ये कि ट्रंप भैया ने कभी नहीं कहा सीजफायर. ये भी आप गलत कह रहे हैं. ट्रंप भैया ने सिर्फ कहा था कि हम 5 दिनों में एनर्जी इंस्टॉलेशन पे हमले नहीं करेंगे, एनर्जी इंस्टॉलेशन में हमले नहीं करेंगे. उसने ये नहीं कहा अटैक नहीं करेंगे. अटैक तो आज भी हुए कल की इस सो कॉल्ड सीजफायर के बाद भी. हमारा फायदा है सर, हमारा फायदा है कि ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि इससे हमारा, बिल्कुल ठीक बात है, दुनिया का फायदा है, हर सबका फायदा है. सर जुनेद भाई कैसे हैं. सुना है वहां सिवियर वेदर चल रहा है. सिवियर वेदर तो मैं नहीं जानता हूं, मेरी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बात हुई है. ही इज ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है. और बाय द वे, हाँ वो परसों आएंगे शो में. मेरी बात अभी उनसे हुई है, कल उनका थोड़ा सा काम है ऑफिस में, परसों वो हमारे शो में आएंगे. सर अभी खबर आई है कि रिलायंस ने 5 मिलियन बैरल ईरानियन ऑयल खरीद लिया. बिल्कुल खरीदेगा भैया, टन टन. मैंने कहा सारा तेल इधर ही आएगा, कहीं नहीं आने वाला. जिनको रोना है वो रोते रहे, इनको इंडिया को किसने चुना नहीं चुना. सर अगर रशिया ने कुछ आर्सेनिक ईरान को दे दिया तो फिर अमेरिकन के हवाले कर दें. पर भाई ये तो बताओ चंदन कैसे देंगे. आपको मैंने सुनाया तो सही वो क्लिप जो कह रहा है कि भाई ड्रोन का शिप जा रहा है, पता नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि आईडीएफ जो है वो अटैक कर रही है शिप्स को. ये मैंने आपको सुनाया तो सही, जनरल मैकमास्टर का क्लिप. सर अगर अपना रिजीम चेंज वाला ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाया तो ये यूएस की डिफीट मानी जाएगी. जी बिल्कुल, लेकिन मुझे रिजीम चेंज बहुत मुश्किल, कहीं नहीं हो रहा रिजीम चेंज. गुरु रिजीम चेंज के लिए आपको सोल्जर्स चाहिए होंगे ऑन ग्राउंड, लाख से ज्यादा, वो है नहीं. उससे पहले कुछ होता नहीं. ऑलराइट, ऋषभ आगे कह रहे हैं जी, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान रवाना हुए अमेरिका के राष्ट्रपति सूत्र. ओके, नमस्ते कृतिका बेटा. एंड ये ट्रम्प भी अलग कार्टून. प्रणाम सोहन भाई, कैसे हैं. एंड देन ओके, सोहन कह रहे दादा इस्लामाबाद साइड एक्टर भी नहीं है, सेट पर स्पॉट. सही है, बिल्कुल सही कंपैरिजन है. एंड देन ओके, बुलदृष्टि नमस्कार सर, नमस्कार. एंड सर हर्ष भाई आ गए मेरे सामने. ओके सर, पोगीज के साथ फिर कुछ कौन जाने गुरु, कुछ ना कुछ होता ही रहता है इनके यहाँ, यू नो, इसी वजह से तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है. राम राम और चंदन. ओके, चीमा का रोल इन नॉटी पाकिस्तान. बिल्कुल वो नॉटी पाकिस्तानी है.
चलिए, सो मित्रों 1 घंटा 40 मिनट का हमारा ये आज का शो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग एस कुमार भाई, आप लेट हो गए आज, आपके नंबर कट गए 2 आपके लेट आने के। और हम मित्रों अब मिलेंगे आपसे, हो सकता है मैं भी वापस जा रहा हूँ, न्यूज चेक करूंगा और अब से कुछ देर में हो सकता है कि मैं आपको वर्टिकल पे मिल जाऊं, पॉसिबिलिटी इसकी पूरी है। सो डोंट फॉरगेट, आई माइट बी ज्वाइनिंग यू वेरी सून बैक अगेन। तो तब तक के लिए इजाजत लेता हूं आपसे, मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।